हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। और मैं ललित यादव आज सिक्स क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 में आपका वेलकम करता हूं। आज की क्लास में जो चैप्टर हम स्टडी करेंगे वो है पंचायती राज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर जो है वो यहाँ पर होने वाला है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए सभी लोगों तक पावर शेयरिंग है ना, सत्ता की भागीदारी पहुंचाने के लिए पंचायती राज ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो पंचायती राज से रिलेटेड सब चीजों को हम इसी एक सिंगल क्लास में डिटेल से देख लेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जो मेरे नए दोस्त हैं, जो मेरे बारे में नहीं जानते, मेरा नाम ललित यादव है और मैंने डबल एमए किया है पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई किया है, एमफिल किया है। एमफिल और एमए इन दोनों में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रहा हूँ। पीएचडी मेरी अभी ऑलमोस्ट डन होने वाली है, थोड़े दिनों में डॉक्टर ललित यादव हो जाएंगे। जीआरएफ क्वालिफाइड है मेरा, नेट जीआरएफ जो होता है दोनों सब्जेक्ट से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी, पॉलिटिकल साइंस से भी। और मैं एक एनजीओ भी रन करता हूँ ललित यादव की पाठशाला के नाम से। अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, ध्यान से समझिए, फ्री पीडीएफ हर सब्जेक्ट की, तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला। आपको टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करना है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको कंप्लीट पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बाइलिंगुअल भी है। तीनों मोड में आपको सारी की सारी वहां पर पीडीएफ जो है मिल जाएंगी। सभी दोस्त जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए। मेरी डिटेल्स भी मिल जाएंगी, मेरे से भी पर्सनली जुड़ पाएंगे। और अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी पर इस बार बहुत अच्छे रिजल्ट जो है हुए हैं। इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स और हम सब मिलकर के आप सबके लिए तैयारी करवाते हैं। सभी टॉप एजुकेटर्स में से एक टॉप एजुकेटर मैं भी हूं, तो हम सभी की क्लासेज आपको यहां पर मिलेंगी। आप जब भी अनअकैडमी का कोर्स लें तो ट्राई कीजिए 2 या 3 ईयर्स का ही कोर्स लीजिए, वही बेनिफिशियल है। क्योंकि 1 ईयर केवल रिवीजन के लिए रहता है, और अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टडी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एग्जाम क्रैक हो जाए, तो 2 और 3 ईयर के लिए जाना। अब जब भी आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके कोर्स सेलेक्ट करते हैं ना, तो उस टाइम इस तरीके का स्क्रीन आपको दिखाई देगी। इसमें आपको एक रेफरल कोड लगाना पड़ता है यहां पर, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको फीस में डिस्काउंट मिलता है, ठीक। और उस फीस में डिस्काउंट के लिए ये कोड आपको इधर लगाना है। इसका नाम है LYLIVE। कोड याद रखिए मेरे सारे दोस्त, LYLIVE। ये कोड अप्लाई कर देंगे इधर तो आपको फीस में डिस्काउंट हो जाएगा। LYLIVE। कोई भी कोर्स लें, किसी भी सब्जेक्ट से स्टडी करना चाहें, कुछ भी पढ़ना चाहें, अनअकैडमी पर यही रेफरल कोड अप्लाई करना है। इसके मल्टीपल बेनिफिट हैं। एक तो फीस में आपको डिस्काउंट होगा, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है वो तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ आपको सभी टीचर्स की क्लासेज अवेलेबल हो जाएंगी। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों मोड में आपको क्लास मिलेंगी। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशंस मिलेंगे। और मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा 1-on-1 एग्जाम पास होने तक। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने देंगे। आपको हमेशा पूरी हेल्प करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में गाइडेंस ही होती है, एक टीचर की पर्सनल मेंटरशिप। तो वो मेंटरिंग मैं करता हूं। मैं आपको आपकी गलतियां करने से बचा सकता हूं, आपको प्रॉब्लम में फंसने से बचा सकता हूं, एक राइट डायरेक्शन रेगुलर बेसिस पर दिखा सकता हूं, आपको रेगुलर मोटिवेट कर सकता हूं। वो आपको तभी मिलेगा जब आप अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन लेते टाइम LY लाइव यूज कीजिए, कभी भी कीजिए। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मेरी टीम की डिटेल है, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। आपको वो पूरी हेल्प करेंगे। आप ऑप्शनल भी ले सकते हैं। बैच हर हफ्ते एक नया शुरू हो जाता है, हर संडे को आप एमसीक्यू का टेस्ट दे करके आप कुछ प्राइजेज जीत सकते हैं अनअकैडमी कॉम्बैट में। मेंस टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई है। आइकोनिक कोर्स लेंगे तो वहां पर आपको आंसर राइटिंग की फैसिलिटी जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगी। लाइव मेंटरशिप की जो फैसिलिटी है वो एक्स्ट्रा मिलेगी। आपको नोट्स जो हैं वो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, सारे कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे। तो आइकोनिक सब्सक्रिप्शन ज्यादा बेटर रहता है। बाकी अगर आप में से बहुत सारे दोस्त जो फाइनेंशियली वीक हैं, एक बार में कंप्लीट फीस नहीं भर सकते, तो उनके लिए भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं कि मैं आपकी पूरी फीस अनअकैडमी पर सबमिट करवा करके आपका एडमिशन करवा सकता हूं अपनी गारंटी पर। उसको बोलते हैं एजुकेशन लोन। तो मैं अपनी गारंटी पर आपको एजुकेशन लोन दिलवा दूंगा।
आपको बस बेसिक से पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की स्टेटमेंट, 2-3 डॉक्यूमेंट देने, तो मेरी गारंटी पर आपका लोन हो जाएगा। अब वो लोन जो आपको दिया गया है ना, वो आपको महीना महीना मंथली ईएमआई पर रिटर्न करना पड़ेगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, ठीक है। आप उसको महीना महीना करके रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारा प्रोसीजर उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि उसके लिए जब भी कॉल आए अनअकैडमी से, तो उनको ये कोड बताना है, LYLIVE, उनको बोलना है इसी कोड से ही सब्सक्रिप्शन लेना है। और जब भी सब्सक्रिप्शन लें, तो इसके बारे में और ज्यादा डिटेल जाननी है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर मेरी टीम की डिटेल मिलेंगी, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए, डायरेक्ट कॉल कीजिए, वो आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पंचायती राज स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक जोश आप में होना चाहिए। हाउस द जोश मेरे दोस्तों, हाउस द जोश। आंसर आना चाहिए आप सबका, हाई सर। देखिए, आप सब लोग इतने यंग हैं, एकदम हाई जोश में रहेंगे तो कोई भी चीज कर लेंगे। पॉजिटिव रहना है, जोश में रहना है, और बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच के साथ, जोश के साथ हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं, पंचायती राज को, ठीक है। अब देखिए, पंचायती राज के बारे में यहां पर इस बुक के अंदर बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें दी गई है, ठीक है। उन बेसिक चीजों के ऊपर जाने से पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड जरूर समझाना चाहूंगा पंचायती राज का, ठीक है। तो हम पंचायती राज के बैकग्राउंड को देखते हैं। बैकग्राउंड को देखते हुए हम चलेंगे, ठीक है। पंचायती राज, देखिए, हम आजादी से पहले चलते हैं, आजादी से पहले की चीजों को देखते हैं। जब हम आजाद नहीं हुए थे, बिफोर इंडिपेंडेंस, तो बिफोर इंडिपेंडेंस भारत के अंदर जब इंडिपेंडेंस की डिमांड की जा रही थी, तो उस टाइम एक पर्सन थे जिनका नाम था महात्मा गांधी, हमारे फादर ऑफ नेशन जिनको कहा जाता है, राष्ट्रपिता जिनको कहा जाता है। तो महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट ये था, वो ये चाहते थे कि इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम ला रहे हैं, संसदीय व्यवस्था जो हम लेकर के आ रहे हैं, इसकी जगह पर इंस्टेड ऑफ दैट हमें यहां पर पंचायती राज एस्टेब्लिश करना चाहिए। पंचायती राज मतलब बेसिकली रूरल लेवल पर लोग जो हैं, ग्रामीण स्तर पर जो लोग हैं, उनको ज्यादा पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, निर्णय निर्माण में। मेन भागीदारी, पार्टिसिपेशन जो है वो रूरल लेवल के जो लोग हैं उनके पास होनी चाहिए। ये महात्मा गांधी का विचार था। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन करके तैयार हो जाती है, ठीक है। क्या होता है आपको मैं बताता हूं। 1946 के अंदर, 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो रेडी हो जाती है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनकर के तैयार हो जाती है, तो ये हमारा पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का तैयार किया जा रहा होता है, बनाया जा रहा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट ड्राफ्ट जो है ना, वो बनाने की तैयारी चल रही होती है। आपको जानकर के सरप्राइज होगा कि फर्स्ट ड्राफ्ट जब बनाया जा रहा था, तो उस टाइम पंचायती राज का कोई भी, कहीं पर भी किसी तरीके का उल्लेख वहां पर देखने को नहीं मिलता। उसको इंक्लूड करने का कोई भी पॉइंट था ही नहीं। अब जब महात्मा गांधी को यह बात पता चली कि यार, हम आजाद होने वाले हैं, फ्रीडम मिलने वाली है, और हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, इसमें इतने लार्ज नंबर पर जो लोग हैं उनको पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा। यहां पर एक बार फिर से पार्लियामेंट सिस्टम आएगा, तो केवल कुछ ही लोग जो हैं वो ही रिप्रेजेंटेशन में रहेंगे, वही लोग रूल मेकिंग में काम करेंगे। तो जो जो नॉर्मल पीपल है, जो कॉमन पर्सन है, उन तक पावर कैसे पहुंचेगी, वो कैसे डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले कर पाएंगे। तो महात्मा गांधी जो है ना, डिसेंट्रलाइजेशन चाहते थे, विकेंद्रीकरण चाहते थे। तो अब ऐसा हुआ तो वो नाराज हुए, नाराज हुए जब, और महात्मा गांधी जब नाराज हो जाते थे, तो उस टाइम सोचो, अंग्रेजों की ही वाट लग जाती थी। तो हमारे इंडिया के जो बाकी जो लीडर्स थे, उनको भी इस बात का अंदाजा होना स्वाभाविक सा था कि यार, महात्मा गांधी नाराज है तो कुछ गहरी बात है, इस मामले को, इस इशू को समझना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि महात्मा गांधी नाराज होने की बजाय खुद भी तो फोर्स कर सकते थे, ये डिसीजन बना सकते थे कि पंचायती राज लागू किया जाए। लेकिन उस टाइम
क्या था कि महात्मा गांधी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट ही नहीं थे, हमारी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में जितने भी मेजर लीडर थे, उनमें से महात्मा गांधी एक ऐसे थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं बने, अपनी मर्जी से नहीं बने, वो नहीं बनना चाहते थे क्योंकि वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं लाना चाहते थे। वो ब्रिटिशर्स के थ्रू बनाई गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सोवरन नहीं मानते थे, संप्रभु नहीं मानते थे। उनको लगता था कि दूसरे कंट्री के कहने पर बना है तो मैं इसका पार्ट नहीं हूं। तो उसको बाद बारे में बहुत डिटेल में हम आगे के जो क्लासेस हैं उनमें करेंगे, अभी बस इतना बेसिक सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। अब महात्मा गांधी हो गए नाराज, तो सारे लीडर्स को पता चला कि भाई महात्मा गांधी नाराज हैं। उन्होंने जाकर के पूछा, तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई फ्रीडम फाइटिंग में तो लोग, आम जनमानस, ये लोग इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको पावर देना जरूरी है, इनको पार्टिसिपेशन देना जरूरी है, ठीक है, इन तक सबको अपना डेवलपमेंट करने का राइट देना जरूरी है। और आप लोग पंचायती राज ही नहीं ला रहे, तो ऐसे पंचायती राज नहीं लाओगे तो कैसे होगा। तो इसलिए महात्मा गांधी के इस प्रेशर बनाने पर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पंचायती राज से रिलेटेड एक प्रोविजन किया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो बनकर के रेडी हो गया था, और जब वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हो गया था। तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 में क्या होता है, उसमें है डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व उसको बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इस पार्ट 4 के अंदर एक आर्टिकल रखा गया, उस आर्टिकल का नाम था 40, और उस आर्टिकल 40 में पंचायती राज से रिलेटेड प्रोविजन कर दिया गया। महात्मा गांधी को थोड़ी संतुष्टि हुई, लेकिन वो पूर्ण रूप से चाहते थे कि पंचायती राज एक मैंडेटरी प्रोविजन बने। लेकिन डीपीएसपी जो हमारा पार्ट 4 है ना, वो गवर्नमेंट के लिए, स्टेट के लिए उसको लागू करना मैंडेटरी नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो कानूनी रूप से प्रवर्तनीय, उनको लागू करना ही करना पड़ेगा सरकार को। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है, वो गवर्नमेंट की मर्जी पर छोड़ दिए गए हैं कि आपको हम डायरेक्शन देते हैं, आप इस डायरेक्शन में वर्क कीजिए, आप करना चाहते तो कीजिए, नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। वो उनके डिस्क्रिप्शन के ऊपर छोड़ दिया गया। अब आर्टिकल 40 इसमें डाल दिया गया। अब आपको लगेगा कि यार पंचायती राज तो इतना अच्छा था, महात्मा गांधी ने तो बड़े अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, तो आजादी के टाइम ही पंचायती राज क्यों नहीं बनाया गया, इतना वेट क्यों किया गया। तो उसके पीछे का रीजन समझिएगा मेरे दोस्त सारे बड़े ध्यान से। उसके पीछे का रीजन क्या था कि जब हम आजाद हुए, जब 1947 के अंदर जब हमें फ्रीडम मिला, तो उस टाइम हम कोई रिच कंट्री नहीं थे, हम अमीर कंट्री नहीं थे, हम बहुत ही गरीब देश हो चुके थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हमें पूरा का पूरा लूट करके हमारा सारे के सारे सामान, पैसा, रिसोर्सेज सब लेकर के वो ब्रिटेन भेज दिया था। तो ऐसे में 1947 के टाइम हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मेजर प्रॉब्लम्स थी। एक तो क्या थी, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की थी, ठीक है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। दूसरी पॉवर्टी की थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी। तीसरी प्रॉब्लम जो है वो थी करप्शन की, उस टाइम करप्शन भी बहुत हाई लेवल पर हो रहा था। फोर्थ प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि हमारे पास किसी तरीके का फंड नहीं था, और पांचवी प्रॉब्लम, ना ही हमारे पास किसी तरीके की फंक्शनरी थी। हमें सारा का सारा स्ट्रक्चर एकदम बिल्कुल जीरो से, नए सिरे से बनाना था, है ना। जैसे आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आप सबको पता है कि पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक बहुत अच्छी है, बढ़िया है तैयारी करने के लिए, सबसे बेस्ट बुक है पॉलिटी के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट जिसने अभी बिल्कुल बेसिक से तैयारी शुरू की है, जिसको अभी कुछ भी नहीं आता है पॉलिटी का, और उसको आप ये कहो कि यार तुम्हें तो लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए पहले, बेस्ट तो वही है ना, वही जरूरी है, तो उसको पढ़ो, तो वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं रहेगी ना। जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेंगे, तो लक्ष्मीकांत बुक पढ़ने जाओगे तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, सारा कॉन्सेप्ट इधर उधर हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी, दिमाग इधर से उधर होता चला जाएगा, है ना। ये प्रॉब्लम वहां पर आने वाली रहेगी। तो ऐसे ही 1947 में हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम ऑलरेडी थी। जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने थी, तो ऐसे में पंचायती राज सिस्टम लाना
इतने बड़े लेवल पर इंडिया में वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे पास उस पंचायती राज सिस्टम को लागू करने के लिए, उसके इलेक्शन के लिए, उसको कंडक्ट कराने के लिए ना तो फंड्स थे, ना ही फंक्शनरी थी, ना ही कोई मशीनरी थी। हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था वो नेशनल और स्टेट लेवल के इलेक्शंस कंडक्ट करा ले, वही बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। तो इसलिए हमने जो है ना केवल 2 टियर सिस्टम अपनाया। हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो हमने यहां पर अपनाया 2 टियर सिस्टम। इस तरीके से हमने 2 तरीके की गवर्नमेंट बनाई, एक यूनियन गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन क्योंकि आर्टिकल 40 में प्रोविजन था पंचायती राज के लिए, इसका मतलब यह था कि इन फ्यूचर जब भी गवर्नमेंट को, सरकारों को लगे कि गांवों के विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ काम किया जाना चाहिए, पंचायती राज के लिए, जब उनको लगे कि उनके पास पैसा है, सही टाइम आ गया है इस तरीके की सिस्टम अप्लाई करने के लिए, तो वो इसके लिए काम कर सके। इसीलिए इस आर्टिकल 40 के बेस पर जवाहरलाल नेहरू उस टाइम भारत के पीएम थे और उन्होंने 1952 में रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए और उन प्रोग्राम्स को कहा जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, CDP। ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी उस तरीके का मत समझना। CDP का मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये चलाए रूरल एरियाज में डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इनको समझ में आ गया था जवाहरलाल नेहरू को कि भारत जो है उस टाइम कहे या अभी भी कहें कि गांवों का देश है, मैक्सिमम पॉपुलेशन गांवों में थी। तो इंडिया का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब आप विलेजेस का डेवलपमेंट करोगे। ठीक है, तो इसलिए विलेज डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। अब ये प्रोग्राम तो स्टार्ट किए, प्रोग्राम तो अच्छे थे, बहुत सारी स्कीम्स इसमें चलाई गई, लेकिन उस टाइम इंडिया में इतना ज्यादा कम्युनिकेशन करप्शन था और टेक्नोलॉजी थी नहीं, करप्शन बहुत ज्यादा हो गया था, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सारे के सारे प्रोग्राम डिपेंड थे। तो उस ब्यूरोक्रेसी ने इतना ज्यादा करप्शन किया कि ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो फेल हो गए पूरे तरीके से। सारा का सारा पैसा जो रूरल डेवलपमेंट के लिए जाना था वो ब्यूरोक्रेट्स ने खा लिया। अब ऐसे में जवाहरलाल नेहरू को लगा यार ये क्या हुआ, हमने तो विलेज के डेवलपमेंट के लिए इतने सारा पैसा दिया, इतना सारा प्रोग्राम चलाया, विलेज का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। और विलेजेस का डेवलपमेंट और उनका पार्टिसिपेशन जरूरी है, अगर वो नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, इंडिया की ग्रोथ कैसे होगी। तो फिर वो क्या करते हैं, 1957 के अंदर जाकर के एक कमेटी बनाते हैं। ठीक है, और उसको बोला जाता है बलवंत राय मेहता कमेटी, है ना, बलवंत राय। तो ये बनाई जाती है बलवंत राय मेहता कमेटी, जो है इनकी कमेटी बनाई जाती है और वो इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि भाई आप बताओ कि भारत में रूरल लेवल पर कैसे हम पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, कैसे उनके साथ पावर शेयरिंग करें, कैसे उनका डेवलपमेंट करें। अब उस टाइम की कमिटीज की खासियत क्या होती थी कि वो बड़ा सिंसियरली वर्क करते थे। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बनाई, 1957 के एंड में आते आते उसने उसी टाइम इसकी रिपोर्ट भी दे दी, कंप्लीट रिपोर्ट बना करके दे दी। आज के टाइम में कोई कमेटी बनाओगे तो बहुत लंबा टाइम लेते हैं, 10 साल 5 साल तक तो कमेटी वो काम ही कर रही होती है। उसने बहुत अच्छे से काम किया, उसने अच्छे से जांच पड़ताल की, रूरल एरियाज की प्रॉब्लम्स देखी, समस्याएं देखी, उसको इंप्रूव करने के लिए इन्होंने एक स्ट्रक्चर बताया। बलवंत राय मेहता ने कहा कि भैया इंडिया के अंदर, इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि इंडिया में रिक्वायरमेंट है पंचायती राज की, पंचायती राज स्थापित करना होगा आर्टिकल 40 के अंडर में। और पंचायती राज के तहत हमें एक गांवों के लिए एक 3 टियर सिस्टम हमें बनाने की आवश्यकता है, जिसमें हायर लेवल पर, अपर लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होगी, ठीक है, मिडिल लेवल पर ब्लॉक कमेटी या पंचायत समिति जिसको बोलते हैं वो होगी, और लोएस्ट लेवल पर ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत जिसको आप बोलते हैं वो रहेगी। ठीक है, ऐसा होने से क्या होगा कि लोगों को पार्टिसिपेशन मिलेगा, वो अपने सेल्फ गवर्न की तरफ बढ़ेंगे। अब जवाहरलाल नेहरू के पास ये रिपोर्ट आई, इसके ऊपर थोड़ा मंथन किया गया, जांचा परखा गया, तो ये रिपोर्ट, इसके रिकमेंडेशंस बड़ी अच्छी लगी जवाहरलाल नेहरू और उनकी गवर्नमेंट के बाकी जो मिनिस्टर्स थे उनको। तो इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस के बाद क्या किया जाता है, इनकी रिकमेंडेशंस पर 1959, मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता देता हूं, 2 अक्टूबर, ठीक है,
2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959, इस दिन भारत में पहली बार ऑफिशियली पंचायती राज जो है वो स्टार्ट किया गया। पंचायती राज जो है वो प्रारंभ किया गया। अब 2 अक्टूबर की ही डेट क्यों? तो गांधी जयंती का नाम सुना है आपने? ठीक है, अभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो अभी थोड़े टाइम में गांधी जयंती भी आने वाली है। गांधी जयंती को बहुत सारे लोग जो है इसलिए भी याद रखते हैं क्योंकि उस दिन आपको हॉलीडे मिल जाता है, छुट्टी मिल जाती है। स्कूल में ऐसे होता था जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें इससे मतलब नहीं होता था कि ये कौन सा डे है, आज क्या दिन खास है। हमें इससे मतलब होता था कि अच्छा आज के दिन छुट्टी मिलेगी, 26 जनवरी आ रही छुट्टी है, 15 अगस्त आ रहा छुट्टी है, महात्मा गांधी गांधी जयंती आ रही छुट्टी है। तो वो हॉलीडे मिलता था। तो बचपन में बच्चों के लिए वो एक हॉलीडे जैसा होता था। जैसे जैसे आप ग्रो करते बड़े होते तब आपको पता चलता है कि उन डेज का, उन दिनों का इंपोर्टेंस क्या था। ठीक है, तो पंचायती राज जो जो है वो इस दिन स्टार्ट किया गया क्योंकि गांधी जयंती थी और महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड था पूरा का पूरा पंचायती राज। कुछ लोग इसको ड्राई डे के नाम से भी जानते हैं ना। ड्राई डे मतलब उस दिन कुछ भी छलकाए जाम एक एक हो जाए, उस तरीके की चीजें, शराब दारू जो अल्कोहल है वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है। ड्राई डे रहता है उस दिन तो वो है। तो पंचायती राज एस्टेब्लिश किया गया और पंचायती राज में को कहा सबसे पहले, राजस्थान जो है ना, राजस्थान में स्टार्ट किया गया। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम कहां पर लागू किया गया, तो वो था राजस्थान। अब राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम था नागौर। ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट है। उस नागौर डिस्ट्रिक्ट में, जिले में पंचायती राज जो है सबसे पहले स्टार्ट किया गया। तो ये एमसीक्यू टाइप के उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना है। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए। तो यहां तक का टाइमलाइन आपने देखा होगा, जान लिया होगा, समझ गए होंगे। इसमें यही 3 टियर सिस्टम जो बलवंत राय मेहता ने बताया, यही 3 टियर सिस्टम उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। हालांकि इलेक्शंस जो थे डायरेक्टली नहीं थे, इनडायरेक्टली थे, लेकिन एक स्टार्टिंग होगी, एक शुरुआत होगी, एक प्रारंभ हो गया। तो शुरुआत होना बहुत जरूरी है। तो यहां से पंचायती राज स्टार्ट होता है। अब उसके बाद चीजें क्या होती है, टाइम टू टाइम ये महसूस किया जाता है कि यार कि जरा चेक करें पंचायती राज सिस्टम हमने बनाया है उसमें क्या क्या कमियां हैं, उसको दूर कैसे किया जाए। तो ऐसे में टाइम टू टाइम और भी बहुत सारी कमेटीज जो हैं पंचायती राज के लिए आती हैं। कौन सी आती हैं उनको मैं आपको बताता हूं। यहां पर चलते हैं, मैं ये स्क्रीन से ये सारा इरेज कर दूं। आप सब लोगों को हो सकता है कि यहां पर दिखने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं ये एक बार इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं आपको ये सारी चीजें यहां से इरेज करके फिर वो कर लेते हैं। आपने इतना पढ़ लिया होगा, तो अब इससे आगे हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, चीजों को देखते हैं। अब जैसे ही बलवंत राय मेहता कमेटी बना दी जाती है, तो पंचायती राज के रिव्यू करने के लिए 1977 में 1977 में क्या होता है, एक तो इंडिया में नेशनल लेवल पर बड़े चेंजेस होते हैं। बहुत सारे चेंजेस क्या होते हैं कि एक तो फर्स्ट नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर आती है। मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं, फर्स्ट नॉन कांग्रेसी पीएम इंडिया में। तो उस टाइम एक कमेटी बनाई जाती है जिसको बोला जाता है अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, अशोक मेहता, अशोक मेहता कमेटी जब बनाई जाती है तो ये भी अपनी रिकमेंडेशन देती है। और ये रिकमेंडेशन देते हुए कहते हैं कि यार पंचायती राज का 3 टियर सिस्टम बकवास है, इसकी जगह 2 टियर सिस्टम कर देना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद है वो ठीक है, और मिडल लेवल पर जो है वो ब्लॉक कमेटी जो है, ये लिखना सही नहीं है, आप लोग कुछ इसका अलग ही मतलब निकाल लेते हैं कई बार, पंचायत समिति लिख देता हूं। ठीक है, तो मिडल लेवल पर पंचायत समिति जो है वो होनी चाहिए। ठीक, निचले लेवल पर जो था ग्राम पंचायत, इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत अबोलिश कर दो, ग्राम पंचायत की जरूरत नहीं है। अब अशोक मेहता की रिकमेंडेशन तो आई, लेकिन ये रिकमेंडेशंस जो है वो रियलिस्टिक नहीं थी, अच्छी नहीं थी, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया।
ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में कि कौन सी समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, है ना, विच कमेटी हैज रिकमेंडेड 2 tier सिस्टम फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो उसमें आपको अशोक मेहता कमेटी बताना है, 1977। ठीक है, डेट याद रखते चले जाना है, डेट कभी नहीं भूलना है। अब इसके बाद एक और समिति आपके सामने आती है, और वो कमेटी जो है उसको हम बोलते हैं जीवी के राव कमेटी। ठीक है मेरे दोस्त, आवाज आ रही है आप लोगों तक मेरी, क्या आवाज नहीं आ रही? आ रही है, चलो ठीक है। ठीक है, तो क्या होता है कि 1985 के अंदर कमेटी बनती है और उसको बोला जाता है जी वी के राव। जी वी के राव, ये कमेटी आती है, ये अपने रिकमेंडेशंस देती है। ठीक है, इसके साथ साथ फिर इसके कुछ ही समय के बाद एक और कमेटी आती है 1986 में, जिसको हम एल एम सिंघवी कमेटी बोलते हैं, एल एम सिंघवी। ठीक है, एल एम सिंघवी, ये पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात करते हैं। एक और कमेटी आती है 1988 में, 1988 में, जिसको हम पी के थुंगन कमेटी बोलते हैं। ठीक है, और एक और कमेटी आती है 1988 के बाद, अगली कमेटी। अगर आप में से कोई भी मेरा दोस्त जो जानता है वो मेरे को जरा कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, कोई बताएगा? तो 1988 में आती है जिसको हम बोलते हैं गाडगिल कमेटी। तो ये कमेटीज हैं जो आई 1957 में, 1957 में जो थी बलवंत राय मेहता। तो ये मेजर मेजर कमेटीज हैं जिसके बारे में आपको जानना हो चाहिए कि ये कमेटीज जो हैं ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए बनाई गई थी। टाइम टू टाइम सब ने अपनी अपनी रिकमेंडेशंस दी, किस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी उसके लिए डिटेल में पढ़ने के लिए हम 11th क्लास में और एम लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे। अभी बस आपको इतना ही जानने की जरूरत है कि कौन से ईयर में कौन सी कमेटी आई, क्या सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। इन सभी कमेटीज के रिकमेंडेशंस के बाद ये महसूस किया गया इंडिया में कि यार पंचायती राज सिस्टम जो है ना अभी तक इतना अच्छा काम कर नहीं पाया, जितना काम करने की जरूरत थी उतना काम हो नहीं पाया। जो लोकल लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे थे, लोगों तक पावर शेयरिंग की बात कर रहे थे, वो पावर शेयरिंग सब तक पहुंची नहीं है। होने क्या लगा था कि एक तो रेगुलर इलेक्शन नहीं होते थे, दूसरा विमेन्स का पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं था, 1% भी, 1% के करीब, 1% के अराउंड विमेन्स का पार्टिसिपेशन था। परिवारवाद वो चलने लग गया था वहां पर, परिवार की राजनीति। एक फैमिली में अगर कोई सरपंच बन गया, बस फिर उसकी पूरी आने वाले कई सालों तक, डिकेड्स तक उसी की फैमिली के मेंबर या वही पर्सन सरपंच या मुखिया या प्रधान जो भी आप बोलते हैं वो बनता चला जाता। दादागिरी करने लगी, लाठी। आप एक मूवी देखना, एक पुरानी मूवीज आप देखते होंगे तो आप उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें कई लोग डायलॉग मारते हैं, बोलते हैं हमारे दादा 20 साल से सरपंच रहे हैं, इस पूरे गांव के सर मुखिया रहे हैं, 25 साल से 30 साल से पूरे गांव के मुखिया रहे हैं। एक मूवी देखना सांड की आंख, उस सांड की आंख में इस तरीके का आपको प्रावधान देखने को मिलेगा। और बहुत ही रिजिड टाइप के वो लोग हो जाते थे, गांव के डेवलपमेंट की बजाय अपने ही डेवलपमेंट में लगे रहते थे। ठीक है, अपने ही विकास में लगे रहते थे। रूरल लेवल पर लोगों को पार्टिसिपेशन वहां पर था ही नहीं, किसी को मौका ही नहीं मिलता था कि वो अपनी बात करे, अपनी शिकायत रखे। जो प्रधान हो गया बस वही माई बाप हो जाता था, वही एक तरीके से कहते हैं ना बाहुबली, वो बन जाता था। खूब सारे लोग लाठी डंडे लेकर के उसके साथ रहते थे, डराते धमकाने थे लोगों को, अपनी मर्जी से सारा काम करते थे। तब सरकार को समझ में आया इन सारी कमिटीज की रिकमेंडेशंस के बाद कि यार ऐसे नहीं चलने वाला है, ऐसे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, इस तरीके से डेवलपमेंट नहीं होगा, विकास नहीं होगा। तो अगर विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ करना पड़ेगा, संवैधानिक रूप से करना पड़ेगा। केवल ऐसे ही कुछ भी बोल देने से, रिकमेंड करने से इंडिया में लोग नहीं मानेंगे। इंडिया में तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ चीज आ गई तभी चीजें मानी जाती हैं। इसीलिए 1992 के अंदर एक अमेंडमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं 73rd अमेंडमेंट। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट 1992 है, ये 1999 है, सॉरी 1999 गलती से मुंह से निकल गया होगा, तो 1992। ठीक है,
1992 के अंदर 1992 में 73rd अमेंडमेंट होता है। पंचायती राज सिस्टम जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है इस अमेंडमेंट से। और इस अमेंडमेंट के जो की फीचर्स हैं, मेन फीचर्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या की फीचर्स थे, ताकि आगे का जो बुक में जो चीजें दे रखी है ना, वो 73rd अमेंडमेंट के बाद की चीजें दे रखी हैं कि क्या क्या चीजें हैं, लेकिन आपको 73rd अमेंडमेंट तक की चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जानना आपके लिए जरूरी है। तो की फीचर्स आपके लिए मैं बता देता हूं। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट जो है वो ये हुआ कि एक 3 टियर सिस्टम बना। 3 टियर सिस्टम। 3 टियर सिस्टम किस तरीके से, ये इस तरीके का सिस्टम बनाया गया, ठीक है। हाईएस्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जिला परिषद होगी, ये कहा गया। मिडिल लेवल पर, ब्लॉक के लेवल पर पंचायत समिति होगी, ब्लॉक कमेटी होगी। और रूरल लेवल पर, गांव के लेवल पर विलेज पंचायत होगी, ग्राम पंचायत होगी। तो ये 3 टियर सिस्टम जो वो था बलवंत राय मेहता का, उसी 3 टियर सिस्टम को यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हुए। क्या क्या चेंजेस हुए वो मैं आपको बताता हूं। सेकंड चेंज ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट जोड़ा गया। एक नया पार्ट जोड़ा गया जिसको हम बोला जाता है पार्ट 9। तो भाग 9 कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा, जिसका जो अगर शीर्षक देखोगे तो वो पंचायत है। थर्ड जो है वो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में एक नई अनुसूची, एक नई शेड्यूल जोड़ी गई जिसको बोला जाता है 11। ठीक है, 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस 11th शेड्यूल के अंदर टोटल 29 सब्जेक्ट रखे गए, 29 विषय रखे गए, जिनमें से जिनको कि पंचायती राज को और ज्यादा बेटर बनाने में जिनका यूज होना था। ठीक है, तो दूसरा चेंज ये आया। अगर हम फोर्थ चीज की बात करें कि क्या क्या चेंज हुए, तो एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे मेरे यार दोस्त, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सब लोग कि कौन से आर्टिकल में कहां से कहां तक पंचायती राज का प्रोविजन है, जल्दी से। चलो, आपका आंसर जब तक आता है तो मैं बता देता हूं। आर्टिकल 243 है, 243 से लेकर के आर्टिकल 243 ओ, ओ यहां तक पंचायती राज से रिलेटेड सारे के सारे प्रोविजंस, जो मेजर मेजर प्रोविजंस थे, वो डाल दिए गए। पांचवा चेंज क्या आया कि जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। जो ग्राम सभा है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको दिया गया। ठीक है, सिक्स चीज क्या की गई, रेगुलर इलेक्शन कर दिए गए, रेगुलर इलेक्शन। ये कहा गया कि भैया एक पंचायती राज जो गवर्नमेंट पंचायती है अगर वो खत्म होती है, उसका टेन्योर जो है वो फिक्स कर दिया गया। कितना फिक्स किया गया, 5 इयर्स। ठीक है, कि भैया एक पंचायत जो ना 5 साल से ज्यादा वर्क नहीं करेगी, 5 साल का वर्क रहेगा, 5 इयर्स के बाद उसको इलेक्शन करवाना पड़ेगा, और इस इलेक्शन में जो जीतेगा उसकी पंचायत बनेगी। तो रेगुलर इलेक्शन, रेगुलर एंड टाइमली इलेक्शंस मैंडेटरी कर दिए, 5 ईयर का टेन्योर जो है वो फिक्स कर दिया। एक बहुत बड़ा मेजर जो चेंज आया ना, वो चेंज था, उसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स को जो उस टाइम अमेंडमेंट हो रहा था, तो जो पॉलिसी फ्रेमर्स थे उनको ये पता था, चला कि यार इंडिया में तो भाई पंचायती राज सिस्टम जो चलाया वो केवल कुछ ही कास्ट, कुछ ही कम्युनिटीज के कंट्रोल में होकर के रह गया, और उन कम्युनिटीज में भी विमेन को तो पार्टिसिपेशन है ही नहीं। तो ऐसे में रियल डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन तो तभी होगा मेरे दोस्त, जब रिजर्वेशन प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा, सबका पार्टिसिपेशन होगा। और पार्टिसिपेशन तभी हो सकता है जब उनको मैंडेटरी बना दिया जाए उनका रिजर्वेशन को। तो इसलिए 3 तरीके के रिजर्वेशन मिले। अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट जो है वो दिया गया विमेन को। विमेन को कितना दिया गया, 1/3 रिजर्वेशन। ठीक है, पंचायती राज में 1/3 रिजर्वेशन दिया गया। दूसरा और तीसरा जो है वो दिया गया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन दोनों को दिया गया उनकी पॉपुलेशन के अनुपात में। ठीक है, पॉपुलेशन
उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ठीक। तो उनकी पॉपुलेशन के रेशो में उनको रिजर्वेशन दिया गया, तो ये बना दिया गया मैंडेटरी कि भाई ये रिजर्वेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। इलेक्शंस के लिए क्या कर दिया गया, नाइन्थ चीज क्या की गई कि जितने भी मेंबर्स हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन होगा, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। किनका, केवल मेंबर्स का, हेड्स का जरूरी नहीं है, लेकिन मेंबर्स का इलेक्शन डायरेक्ट होगा, ठीक। ये बात कर दी गई। तो ये कुछ मेजर मेजर मेन मेन प्रोविजंस थे जिससे कि पंचायती राज जो है बहुत ही स्ट्रांगली एक नया टूल डिसेंट्रलाइजेशन का बन करके निकला। अब इंडिया में रियल पंचायती राज, जिसकी संकल्पना, जिसका सपना, जिसका ड्रीम महात्मा गांधी ने देखा था आजादी से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, वो जाकर के पूरा होता है 1992 में, 1992 के अंदर, 73rd अमेंडमेंट के बाद। तो यहां पर आकर के चीजें थोड़ी सी बनती है पंचायती राज। तो पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको एक स्टोरी टाइप में समझा दी है, ठीक है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, यहां से एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। अगर आप एमसीक्यू करते हैं ना, तो एमसीक्यूज में यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है आपको मिलेंगे, तो ये आपको देखना है। तो चलिए, तो ये तो हो गया पंचायती राज के रिलेटेड आपको जितनी भी मेजर मेजर चीजें जाननी थी। तो अगर जान गए तो जरा जोश बता दो कैसे, हाउस द जोश, ताकि हम उसके बाद आगे बढ़े। हाउस द जोश। अच्छा, दो तीन चीजें और भी मैंने मिस कर दी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये तो मेजर मेजर थी। और मेजर चीज ये थी, 10th जो है वो एक स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसके एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई कि भैया राज्य निर्वाचन आयोग बनाया जाएगा ताकि पंचायती राज के इलेक्शन कराए जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ऑलरेडी बहुत बर्डन था, तो इतने बड़े लेवल पर हर स्टेट में जाकर के वो इलेक्शन नहीं करा सकता था लोकल गवर्नमेंट का। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो बनाना मैंडेटरी कर दिया गया। और ये जो है इसको हम वन मेंबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ही मेंबर होता है इसके अंदर। जो नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें 3 मेंबर होते हैं, ठीक है, 3 मेंबर की बॉडी होती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन केवल एक ही मेंबर की बॉडी होती है। 11th जो हुआ वो स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, हर 5 साल में राज्यपाल को रिकमेंडेशन देने के लिए, पंचायती राज के बेटरमेंट के लिए एक स्टेट फाइनेंस कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट की भी बात की गई। जैसे आप नेशनल लेवल पर फाइनेंस कमीशन देखते हैं वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंदर, तो ऐसे ही यहां पर स्टेट के लिए, हर स्टेट के लिए एक फाइनेंस कमीशन बनाने की बात की गई जिसको स्टेट फाइनेंस कमीशन कहा गया। तो ये सारे के सारे प्रोविजन थे। और ये सारे के सारे प्रोविजंस जो हैं वो ध्यान रखिए, इनको एप्लीकेबल कब किया गया, इनको लागू किया गया। मैं आपके लिए ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन अब यहां से डिलीट कर रहा हूं। मैं मान करके चल रहा हूं मेरे सारे प्यारे दोस्त इसको नोट डाउन कर चुके होंगे या समझ चुके होंगे, तो मैं यहां से सारी की सारी इंक जो है वो यहां से उड़ा देता हूं, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर देखिए एक चीज आपको मैं समझाता हूं। हमारा पंचायती राज एक्ट बन तो गया था 1992 में, ठीक है, बन गया था, लेकिन एग्जीक्यूट कब हुआ, जिसको हम बोलते हैं ना लागू किया जाना, तो लागू किया गया वो अगले साल। इसको बोलते हैं 24 अप्रैल 1993, 1993 में ये दिन है जब पंचायती राज जो है लागू किया गया था। और इसी को ही पंचायती राज दिवस बोला जाता है। पंचायती राज डे आप मनाते होंगे, पंचायती राज दिवस आप मनाते हैं ना। तो पंचायती राज दिवस इस दिन मनाया जाता है क्योंकि इस 24 अप्रैल को पंचायती राज जो है वो इन फोर्स में आया, लागू किया गया भारत के अंदर। पूरे भारत में अब ये जो है लागू हो चुका था। हालांकि 24 अप्रैल और भी दो अलग अलग रीजन से जानी जाती है। एक रीजन जो है वो ये है कि उस दिन केशवानंद भारती केस का फैसला आया था, डिसीजन आया था। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान का मूल ढांचा जो एक सिद्धांत है, थ्योरी है, वो वहां से एस्टेब्लिश हुई, बनी। साथ ही अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार, सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर का भी इस दिन बर्थडे होता है। तो आपको 3 अलग अलग फैक्ट्स जो है मैंने इसके बारे में बता दिए। ये एक ही डेट में 3 अलग अलग चीजें, घटनाएं जो है वो हुई। तो इस दिन से 24 अप्रैल को हमेशा पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज लागू हुआ। तो यहां तक की चीजें मेरे को लगता है मेरे सारे प्यारे दोस्तों को क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पंचायती राज में
कि क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस तरीके से होती है। ठीक, अब बुक पर आ जाते हैं, क्योंकि बुक में बहुत बेसिक सी चीजें थी। अब बुक में जो चीजें हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं बढ़िया तरीके से। आप लोग जोश दिखाते चले जाइए। हाउस द जोश, आंसर आना चाहिए हाई सर, हाउस द जोश। चलिए देखिए, व्हाट हैपेंस आफ्टर पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउ आर डिसीजंस टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एरियाज। ये दो क्वेश्चन आते हैं कि भाई पंचायती राज तो आ गया, पंचायती राज एस्टेब्लिश हो गया, लेकिन जब पंचायती राज के लिए इलेक्शन हो जाता है तो इलेक्शन के बाद किस तरीके से वर्क करता है पंचायती राज, जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, वो कैसे डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है ग्राम सभा का। ठीक है, यहां पर कॉन्सेप्ट आता है ग्राम सभा, ग्राम सभा का। इसको समझिए बड़े ध्यान से। आपने देखा कि 73rd अमेंडमेंट से ग्राम सभा को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। अब ग्राम सभा के अंदर कौन होते हैं, कौन लोग हैं जो ग्राम सभा के अंदर काउंट किए जाएंगे। तो जैसे आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, ये पिक्चर देखिए, इस फोटो को देख करके आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये किसी गांव की पंचायत की बैठक है। यहाँ पर कुछ पंच हैं, है ना, ये कुछ ये सरपंच हैं यहाँ पर। ठीक, ये सब लोग बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं, और उनके सामने इधर लोग बैठे हुए हैं बहुत सारे, कुछ खड़े हुए हैं यहाँ पर, एक कुछ पुलिस का भी पर्सन है ना, ये सारे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, है ना। तो महिलाएं आती हैं तो अपने साथ, गाँवों में क्या होता है कि बच्चों की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है, तो छोटे बच्चों को भी वो अपने साथ कैरी करते हैं, तो बच्चे भी वहां पर होते हैं, इंटरेस्ट लेकर के चीजों के बारे में समझते हैं। तो बेसिकली ये ग्राम सभा की एक सिटिंग, एक बैठक आप देख रहे हैं कि ग्राम सभा की बैठक यहाँ पर हो रही है किसी इशू पर। अब ग्राम सभा में कौन होता है, कई सारे लोग कहेंगे कि उस कोई एक गांव होगा, उस गांव के जितने भी लोग हैं वो सब ग्राम सभा में होंगे। रोंग, गलत। काफी सारे लोग सोचते हैं कि एक गांव है, एक विलेज है, उस विलेज में जितने भी अडल्ट हैं, है ना, जो भी वोट देने लायक है, जवान हो गए हैं, बालिग हो गए हैं, वो सब ग्राम सभा के मेंबर होंगे। ये भी गलत है। ठीक है, ग्राम सभा के अंदर कौन होता है यहां पर समझिए। द ग्राम सभा is a gathering of all adults living in area of a पंचायत। लेकिन यहां पर आपको समझना है, all adults living, ये यहां पर बुक ने बहुत बेसिक सी चीज बताई है आपको। ठीक है, कि all adults living in area, अगर केवल सभी वयस्क की बात की जाए तो हो सकता है कि आसपास के गांव के लोग वहां पर आकर के रहने लग गए हो कुछ टाइम के लिए। हो सकता है कि रिसर्चर्स की टीम जाकर के उस गांव में रिसर्च कर रही हो 1-1.5 साल से, तो वो भी वहां के वयस्क तो हो गए रहने वाले। ठीक है, हो सकता है कि आपके रिलेटिव, आपके रिश्तेदार कुछ महीनों के लिए आपके पास आकर के रह रहे हैं 5-6 महीने से, तो वो भी वहां के रेजिडेंट हो गए। ठीक है, वहां पर लिविंग करने वाले लोग हो गए। लेकिन वो चीज करेक्ट नहीं होगा। बुक में आपको एक करेक्शन कर लेनी है कि क्या, द ग्राम सभा इज ए गैदरिंग ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर। इसको अडल्ट की जगह ना, एक करेक्ट आंसर जो है वो आपको लिखना है रजिस्टर्ड वोटर्स, रजिस्टर्ड वोटर्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पंजीकृत मतदाता। तो एनसीईआरटी की बुक्स में भी कुछ टेक्निकल एरर्स होते हैं। उन टेक्निकल एरर्स के कारण आप सब लोग कई बार एग्जाम में गलत कर देते हैं। इसी चीज को लेकर के एक बार एक स्टूडेंट आए, हम कभी एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था। ठीक है, ऑफलाइन भी मैं पढ़ाता हूं अभी, हालांकि मैंने ऑफलाइन बंद कर दिया, अब मैं केवल ऑनलाइन ही अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूं। तो मैं एक दिन ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं, और उस दिन मैं पंचायती राज वहां पर पढ़ाने लग रहा, मैं ग्राम सभा समझाने लगा। मैंने बच्चों से पूछा कि ग्राम सभा क्या होती है। ठीक है, तो एक बच्चे ने बोला कि सर, ग्राम सभा जो है ना, पंचायत के एरिया में रहने वाले सभी वयस्क, सभी अडल्ट लोगों की जो है एक सभा है, वो होती है। मैंने उसको कहा कि अच्छा ठीक है, नहीं ये गलत है, कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। मैंने ऐसे बोला कि चलो बैठो मैं समझाता हूँ। भाई वो लड़ाई करने लगा, जिद करने लग गया। बोला नहीं सर, यही है, आप सर गलत पढ़ा रहे हो, आपको पता नहीं है सर, आपको आता नहीं है। बोले यार ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो तुम बता रहे हो सकता है तुमने कहीं गलत पढ़ा हो। कहता नहीं सर, मैंने बुक से पढ़ा है, लिखा है किताब के अंदर। भाई वो गुस्से में गया तुरंत, कहां से मार्केट से, उस टाइम तो उसके पास एनसीईआरटी नहीं थी, जल्दी से जा करके गया। मेरे को लगा यार नाराज हो गया बच्चा, पता नहीं क्यों नाराज हो गया। गया एनसीईआरटी उठा करके लेकर के आया, खरीद करके लाया, क्या करके लाया, 6th क्लास की ला करके वहां पर दिखा रहा है, सर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अडल्ट, ये देखो 6th क्लास के चैप्टर में लिखा है पंचायत राज, बेसिक पता नहीं है सर आपको।
है ना। मैं बोला कि भाई जरूरी नहीं है बुक में कुछ भी चीज लिखा हो तो सारी चीजें सही हो, बुक भी तो ह्यूमंस ही तो प्रिंट करते हैं, तो ह्यूमन एरर आ जाता है, किसी से भी ह्यूमन एरर हो जाता है। तो इसी इवन एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसके अंदर भी बहुत सारे एरर्स हैं। मैंने जो हिंदी मीडियम के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक कंप्लीट करा दी है लाइन बाय लाइन डिटेल से, तो उसमें उन एरर्स को मैंने करेक्ट कराया था। उन एरर्स को करेक्ट कराने के बाद एम लक्ष्मीकांत का एक नया वर्जन आया और उसको बोलते हैं रिवाइज्ड एडिशन। उस रिवाइज्ड एडिशन में वो सारी करेक्शंस की गई जो मैंने करेक्शंस करवाई। उसके बावजूद अभी भी कुछ एरर्स उसमें अभी भी हैं, जिनको मैं क्लास जब लेता हूं तो उस टाइम में एरर्स को कवर करा देता हूं, करेक्ट करा देता हूं। ठीक है मेरे दोस्त। तो ये चीज आपको समझना है जितने भी हमारे दोस्त हैं कि अडल्ट्स की नहीं, रजिस्टर्ड वोटर्स, पंजीकृत मतदाता होने चाहिए। कि उस विलेज, उस पंचायत के, एक पंचायत के अंदर बहुत सारे विलेज हो सकते हैं, एक विलेज भी हो सकता है ना। इट मे हैव ओनली वन विलेज और मोर देन वन। वो पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि छोटे छोटे गांव हैं, इनमें बहुत कम कम लोग हैं, तो एक क्या किया जा सकता है कि इन छोटे छोटे गांवों को मिला करके इन पूरे गांवों की एक पंचायत बना दी जाए। ठीक, तीन चार गांव भी हो सकते हैं, या ऐसे हो सकता है कि यार एक ही गांव बहुत है, उसमें बहुत अच्छी खासी बड़ी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो उस गांव के लिए सिंगल के लिए एक ग्राम पंचायत जो है बन जाए। ठीक, तो ग्राम पंचायत का मतलब ये नहीं है कि उसमें केवल एक ही गांव होगा, सिंगल विलेज होगा। ग्राम पंचायत में मल्टीपल विलेज भी हो सकते हैं और सिंगल विलेज भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन ओनली, पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा। तो अब ऐसे में ग्राम पंचायत के जितने भी रजिस्टर्ड वोटर हैं वो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ द ग्राम सभा, और सॉरी, रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ द पंचायत आर मेंबर ऑफ ग्राम सभा। ये चीज ध्यान रखना है। उसके अलावा बाकी जितने भी अडल्ट हैं, हो सकता है कुछ मजदूरी करने आए हो, घूमने फिरने आए हो, रहने के लिए आए हो सकता है रिसर्च के लिए आए हो, कुछ भी काम करने के लिए रह रहे हो, वहां पर कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो बहुत बड़ा, है ना, वहां पर बस गए वहां करके रह रहे हो, वो सब लोग ग्राम सभा के मेंबर नहीं होंगे, वो डिसीजन नहीं लेंगे वहां पर आपके लिए। वहां पर डिसीजन लेने का राइट उन्हीं का है जो वहां के रजिस्टर्ड वोटर्स है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड वोटर्स होना चाहिए, पहली करेक्शन आपको ये कर लेना है। अब हर राज्य में अगर हम बात करते हैं ना, हर स्टेट के लिए ग्राम सभा बनाना मैंडेटरी कर दिया। ठीक है, और ग्राम सभा की मीटिंग करना भी मैंडेटरी कर दिया। लेकिन ग्राम सभा की मीटिंग कैसे होगी, किधर होगी, कहां पर बैठ करके होगी, इसके लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं किया गया, हर स्टेट में अलग अलग होता है। कई जगह आप देखोगे रिसोर्सेज नहीं है, तो ये पिक्चर जैसे आप देख रहे हैं, पेड़ के नीचे गांव में एक चौपाल होती है, गांव के अंदर एक चौपाल सी होती है जहां पर खुला एरिया होता है, गांव का मिडल एरिया हो सकता है या आउटर साइड का एरिया हो सकता है, वहां पर बड़ा सा बरगद का पेड़ या कोई भी बहुत बड़े से पेड़ हो सकते हैं, आसपास हो सकता है मंदिर हो या स्कूल हो या ग्राउंड हो, खुला एरिया, सब लोग वहां पर गैदर होकर के वहां पर मीटिंग कर सकते हैं। आजकल तो कम्युनिटी हॉल बन गए हैं गांवों के अंदर, तो कम्युनिटी हॉल के अंदर बैठ करके पंखे के नीचे एसी भी लग गए कई जगह पर, तो वहां पर भी मीटिंग हो सकती है। तो मीटिंग अलग अलग तरीके से हर कहीं हो सकती है ग्राम सभा के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, any person who is 18 years of age or above who has the right to vote and whose name is in the electoral list of the village is a member of the ग्राम सभा। देखिए, जो चीज मैंने आपको करेक्ट कराई, जो चीज मैंने आपको सही बताई, वो यहां पर आ गई। ठीक है, तो बुक के अंदर जो स्टार्टिंग में इनिशियल लाइंस थी, वो हो सकता है कि अभी नई एनसीईआरटी में करेक्ट करा ली गई हो, लेकिन मैंने ये जो पढ़ा रहा हूँ ये शायद 2014-15 से पहले की जो है, वो एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जो पीडीएफ होती है वहां से मैंने ये आपको करवा रहा हूँ। तो सेम यही चीज है कि 18 ईयर से ऊपर होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, गांव की जो मतदाता सूची है ना, पंचायत की जो इलेक्टोरल लिस्ट है उसके अंदर आपका नाम होना चाहिए। तो रजिस्टर्ड वोटर ऑफ पंचायत जो है वो ग्राम सभा का मेंबर होता है। अब बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत की, ग्राम पंचायत किस तरीके से चुनी जाती है। A gram panchayat is divided into several wards, small areas. Each ward chooses its own representative known as ward पंच। इसको एक तरीके से समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि एक गांव है, एक विलेज है, उस विलेज का नाम है फुलेरा। फुलेरा, फुलेरा, फुलेरा क्यों याद आ रहा है, क्योंकि एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम है पंचायत, 2 से पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी ना दोस्त, देखना जा करके, बहुत बेहतरीन वेब सीरीज है पंचायत। आपको लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे जो ग्राउंड लेवल के इश्यूज हैं, फंक्शंस हैं, वो सब आपको वहां से पता चल जाएंगे। वहां पर एक ग्राम सचिव और एक सरपंच, ठीक है, उनके
रिलेशन को, उनके फंक्शन करने, कार्य करने के तरीकों को, प्रोसीजर्स को, वो बहुत अच्छे से दिखाया गया और बहुत ही ग्रास रूट लेवल पर है और बहुत रियलिस्टिक है। मजा आएगा देख करके। देखना आप, पंचायत वेब सीरीज है, जरूर देखना जितने भी मेरे दोस्त हैं। मैं ऑलरेडी 2 बार देख चुका हूं, मेरा बार बार मन करता है कि एक बार फिर से देख लें, इतना ज्यादा अच्छे से बनाई गई है पंचायत। ठीक है, मान लेते हैं उसमें पंचायत वेब सीरीज का जो गांव है, मेन सेंटर, वो फुलेरा होता है, तो हम फुलेरा ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, या मेरे गांव को ले लेते हैं, मेरे गांव का नाम है नांग तिहाड़ी। अजीब सा नाम लगेगा आपको, नांग तिहाड़ी, ये किस तरीके का नाम है, लेकिन यही नाम है मेरे गांव का। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो मान लेते हैं मेरे गांव का नाम लेते हैं हम, नांग तिहाड़ी मेरा गांव है, और उस गांव की पंचायत देख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि उस गांव में बहुत सारे लोग हैं, 1000 लोग रहते हैं। ठीक है, अब 1000 लोगों का रिप्रेजेंटेशन एक पर्सन करे, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि ये गांव है, इस गांव को वो अलग अलग वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ताकि सबका रिप्रेजेंटेशन इक्वल इक्वल सा हो सके। जैसे होता है ना इंडिया में, जो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर कॉन्स्टिट्युएंसीज बनाई जाती हैं, जिसको आप निर्वाचक क्षेत्र बोलते हैं, है ना, उन कॉन्स्टिट्युएंसीज की तरह ही रूरल लेवल पर वार्ड होते हैं, छोटे छोटे वार्ड्स जो हैं वो होते हैं। तो मान लेते हैं कि नांगत्याड़ी में 1 2 3 4 5 5 वार्ड बना दिए गए। अब 5 वार्ड होने से क्या होता है कि सबसे पहले तो हर वार्ड का एक अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, एक प्रतिनिधि रहेगा हर वार्ड से। एक तो पूरे गांव का कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व रहेगा, उसको हम सरपंच बोलते हैं। कुछ एरियाज में उसको मुखिया बोला जाता है, कुछ एरियाज में उसको प्रधान बोला जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके लिए वर्ड यूज करता है वो है सरपंच, तो हम सरपंच ही यहां पर यूज करेंगे, क्योंकि कई बार कई लोग उत्तर प्रदेश और बिहार में वहां पर मुखिया और प्रधान बोला जाता है, तो वो बोलते हैं सर जी मारे तो सरपंच ना हो, यो काई को बात कर रहे हो, इंगे तो मुखिया होवे, प्रधानी का चुनाव हवा हमारे तो, है ना। तो ऐसे ऐसे कई सारे लोग फिर बोलते हैं कि हमारा तो सरपंच होता ही नहीं। तो मैं बोलता हूँ भाई वही एक ही व्यक्ति है, उसका ना नाम अलग है। जैसे कि आप देखोगे ना शिव जी भगवान, कृष्ण भगवान, उनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन है तो एक ही व्यक्ति, पर्सन तो एक ही है। ठीक है, जैसे भगवान की बात करते हैं तो उसको पूजा करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सब पूजा तो ऊपर वाले की करते हैं ना, अपने जिसको भी वो फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर सरपंच, मुखिया, प्रधान, ये अलग अलग नाम है, वो विलेज का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसी को बोले जाते हैं, सरपंच के ही नाम है ये। तो हर वार्ड होता है ना, जो छोटा छोटा वार्ड, उन छोटे छोटे वार्ड से एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक एक, जिसको बोला जाता है पंच, उसको बोला जाता है पंच, वार्ड पंच बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये हो जाते हैं वार्ड पंच। और विद दिस द पीपल ऑफ द पंचायत एरिया टुगेदर चूज द सरपंच हु इज द हेड ऑफ द पंचायत। ठीक, तो आप जब भी वोट डालने जाओगे ना, तो आप देखना गांव के लिए लेवल पर, ग्राम पंचायत के लेवल पर, ग्राम पंचायत के लेवल पर आप 2 वोट डालते हैं, 2 वोट आप डालते हैं। एक वोट आप डालेंगे अपने पंच के लिए, ठीक है, पंच के लिए। दूसरा वोट आप डालेंगे सरपंच के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो ग्राम लेवल पर, विलेज लेवल पर आपको 2 वोट तो डालने डालने हैं। इसके साथ उसी इलेक्शन में ब्लॉक कमेटी और पंचायत, जिला परिषद, उसका भी इलेक्शन होता है। तो आप उसी सेम ईवीएम मशीन पर, ईवीएम मशीन के साइड वाली मशीनों पर आप ब्लॉक कमेटी के लिए भी वोट डालते हैं और जिला परिषद के लिए भी वोट डालते हैं। लेकिन हम उनकी नहीं, अभी केवल रूरल लेवल की बात करते हैं। तो रूरल लेवल पर, अपने गांव के लेवल पर आपको 2 वोट डालने का चांस मिलता है। एक तो अपने वार्ड का पंच आप इलेक्ट करते हैं, और एक अपने गांव का सरपंच आप इलेक्ट करते हैं। जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें आएंगी वो जीत जाएगा। ठीक है, वार्ड पंच एंड सरपंच टुगेदर फॉर्म द ग्राम पंचायत फॉर 5 ईयर्स। इसको बोला जाता है ग्राम पंचायत। ठीक है, जितने भी वार्ड पंच हैं और जो सरपंच है, ये सब मिलकर के ग्राम पंचायत बनाते हैं। अब ये तो हो गए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो कि वहां पर इलेक्ट होकर गया है, जनता से वोट मांग कर गया है। आज के टाइम में भाई पंचायती राज में आप देखोगे तो केवल इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू काम करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स के लिए कोई जरूरी थोड़ी है कि वो एजुकेटेड भी हो, बहुत ज्यादा उसको एक्सपीरियंस हो एडमिनिस्ट्रेशन का, सारे काम वर्क प्रॉपर करना आता हो। तो ऐसे में उसको हेल्प की आवश्यकता होती है, हेल्प चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन में उसको हेल्प करे, टेक्निकल मामलों में हेल्प करे।
इसलिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसके साथ जोड़ा जाता है जिसको बोला जाता है सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। ठीक है, देयर इज ए सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा, है ना। वो ग्राम सभा का भी सचिव होता है और ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है, और ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। जो पंचायत वेब सीरीज पढ़ेंगे आप, जिसमें फुलेरा में जो है जो व्यक्ति आते हैं वो सचिव जी उसको बोलते हैं, सचिव जी आ रहे हैं, नए सचिव जी तो वो जो सचिव जो सेक्रेटरी का रोल दिखाया गया है, वही सेम रोल जो है हर विलेज पंचायत के लिए ग्राम सचिव का होता है। ठीक है, हालांकि वो अलग बात है कि आजकल इतने आप लोग उससे अवेयर नहीं होते होंगे, क्योंकि आप लोगों ने ऊपर ऊपर की चीजें देखी, डीपली आप चीजों के बारे में जाकर के देखते ही नहीं है। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में हेल्प करता है। द सेक्रेटरी इज नॉट इलेक्टेड, ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सरकारी कार्मिक होता है। तो आपसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है, अगर मान लीजिए एमसीक्यूज में अभी तक की जो जर्नी देख रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार करें, और पहली स्टेटमेंट दे दिया जाए कि पंच एंड सरपंच आर इलेक्टेड मेंबर्स, पंच और सरपंच चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। दूसरा, सेक्रेटरी इज ऑल्सो ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सचिव भी एक निर्वाचित प्रतिनिधि है। ठीक है, और एक थर्ड स्टेटमेंट, और आपको कोई भी स्टेटमेंट दे दी जाए उसमें बोल दिया जाए कि ग्राम सभा इज ए बॉडी ऑफ ऑल अडल्ट्स ऑफ ए पंचायत, ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क निवासियों की सभा है। और आपको कहा जाएगा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही आंसर दीजिए। तो फिर आपको अलग अलग ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, ए ओनली वन करेक्ट, बी ओनली टू करेक्ट, सी 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, और डी 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो इसमें क्या आंसर रहेगा, सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो इसका आंसर आएगा ए, केवल पहली स्टेटमेंट सही थी, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत थी। तो इस तरीके से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस जो है आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सचिव जो है वो अपॉइंटेड है, सरकारी नौकर है, गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया है। आप फुलेरा वाली पंचायत देखोगे ना, जैसे ये पिक्चर में यहां पर देख रहे हैं ग्राम सचिव की तरह कंप्यूटर पर वर्क करते हुए, तो जो फुलेरा जो आपने पंचायत वेब सीरीज देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे वहां के जो सेक्रेटरी है वो वहां पर कंप्यूटर रख करके उस कंप्यूटर पर काम करते हैं, सारे टेक्निकल वर्क पंचायत से रिलेटेड वो करते हैं, यही होता है। ठीक है, अब सचिव का काम क्या है, वर्क क्या है। द जॉब ऑफ द सेक्रेटरी इज टू कॉल ए मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत and keep a record of all the discussion and decisions that have taken place। ठीक है, ये बेसिकली राइटिंग में सारी की सारी चीजें करता है। जब भी ग्राम सभा की मीटिंग होगी, ग्राम पंचायत की मीटिंग होगी, तो ये उसको बुलाने के लिए ऑफिशियल जो है नोटिस जारी करता है। उस मीटिंग के अंदर जितने भी डिस्कशन होते हैं, जितने भी डिसीजन होते हैं, उनको वो लिखता है बाकायदा फाइल में या कंप्यूटर में ऐड करता है, ताकि उनके ऊपर फिर वर्क किया जा सके, दिखाने के लिए उनके पास ये सबूत रहे, प्रूफ रहे कि पंचायत की मीटिंग हुई थी, ग्राम सभा की मीटिंग हुई थी, इस ग्राम सभा की मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है। तो हम जो अभी पॉलिसी बना रहे हैं वो ग्राम सभा की डिसीजन, उसकी जो मीटिंग में जो डिसीजन हुआ था उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। और उसी के बेस पर उनको फिर फंड भी चाहिए ना, पैसा भी चाहिए गवर्नमेंट से। तो फंड्स के लिए, पैसे के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए जब वो अपनी रिक्वायरमेंट भेजेंगे ऊपर अपर लेवल पर, तो उसके लिए उनको ये डिसीजन बताना पड़ता है कि देखो भैया ये डिसीजन हुआ है, ग्राम पंचायत की बैठक हुई थी और उसमें ये डिसीजन बना है कि पूरे गांव के पंचायत में आपको रात के अंदर सोलर वो वहां पर स्ट्रीट लाइट्स लगाने की जरूरत है। स्ट्रीट लाइट लगाएंगे तो यहाँ पर जो चोरी की घटना है वो कम हो जाएंगी। तो पूरी ग्राम पंचायत ने और ग्राम सभा ने डिसीजन लिया है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जानी चाहिए और इसके लिए इतना इतना पैसा की रिक्वायरमेंट है। फिर वो बजट बना वो जो है वो ऊपर भेजता है। तो बेसिकली सारा लीगल टेक्निकल सारा पेपर वर्क का काम वो सेक्रेटरी करते हैं। आप वो देखना पंचायत की वेब सीरीज में, उसमें भी सेम ऐसे स्टोरी है। वहां पर पंचायत के लोग आते हैं, सारे मेंबर वो बैठते हैं और वो सोलर पैनल या स्ट्रीट लाइट लगाने की बात करते हैं और उसमें डिसीजन किया जाता है। तो सभी लोग जितने भी पंचायत के मेंबर थे, जितने भी पंच थे और सरपंच, सब एक एक लाइट अपने अपने घर के आगे लगवा लेते हैं। सब डिसीजन फाइनल कर लेते कि चलो हो गया डिसीजन, सबके घर के आगे आगे एक एक लाइट लगी, हो गया तो वहां का जो सेक्रेटरी होता है वो भी चाहता था कि यार कि एक लाइट हमारे पंचायत भवन में भी लगे, पंचायत भवन में लाइट ही नहीं आती। वो बेचारा स्टडी कर रहा था, वो आगे हायर एजुकेशन के लिए, अच्छी नौकरी के लिए,
तो उसको बिना लाइट के स्टडी करने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो वो भी चाहता था कि वहां पर भी लाइट लगे। तो फिर जो डिसीजन हुआ तो उस डिसीजन के अकॉर्डिंग सारा काम करना पड़ता है। तो ये काम करते हैं सचिव, सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये चीज भी आप पढ़ सकते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। अब ग्राम पंचायत की जब बात करते हैं तो उसकी मीटिंग रेगुलरली होना जरूरी है। ये फोटो देखोगे, ये एनसीईआरटी की फोटो मेरे दोस्त, जितने भी अनअकैडमी के ऑडिट वाले हैं, एनसीईआरटी की पिक्चर है भाई। एनसीईआरटी की पिक्चर अलाउड होता है, उसमें एनसीईआरटी का लोगो लगा रहता है कॉपीराइट का, लेकिन वो फ्री होता है सभी के लिए, उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, हिज मेन जॉब इज टू इंप्लीमेंट द डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द विलेज, है ना, जो उसके एरिया में आते हैं। ग्राम सभा अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सबको लगेगा कि यार सारे डिसीजन तो ग्राम पंचायत ले लेती है, जो कुछ इलेक्टेड मेंबर है वही लेंगे, बाकी लोगों का क्या, है ना। लेकिन ये ध्यान रखना मेरे दोस्त, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्राम सभा को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया है, वेरी पावरफुल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस ना होने के चक्कर में आपको पता ही नहीं कि ग्राम सभा किस तरीके से वर्क करती है। बहुत सारे लोग जो अभी वीडियो देख रहे होंगे वो अपने रूरल एरिया में रहते होंगे, गांव में रहते होंगे, या गांव से स्टडी करने के लिए हो सकता है कहीं शहर में रह रहे हो, लेकिन गांव के बारे में जानते होंगे। उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा कि ग्राम सभा की सिटिंग कब हुई, ग्राम सभा की बैठक कब हुई, कब सारे लोग आकर के बैठक हुई, है ना। उसका रीजन ये है कि अवेयरनेस नहीं है। ना तो गवर्नमेंट ने अवेयरनेस फैलाई, ना ही एजुकेशन लेवल पर आप देखते हो तो वहां पर भी स्कूल कॉलेज में आपको पढ़ाते हैं तो ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया जाता है कि देखो भैया ये पढ़ लो, इतनी इतनी लाइन पढ़ लो, बस तुम्हें नंबर लाने, पास होने स्कूल के अंदर, बस और कुछ नहीं, तुम्हें आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, नंबर लाने हैं, तो ये रट लो, ये होता है, ये होता है। तो ऐसे रटा दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि आपका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। आप एजुकेशन मतलब ले तो लेते हो, लेकिन रियल सेंस में एजुकेशन नहीं लिया आपने। ठीक है, क्योंकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हुआ, आपका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ, आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि आपको चीजों के बारे में पता ही नहीं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब ये क्लासेस देखोगे तो वो प्रॉब्लम जो है, वो कमी जो है यहाँ से पूरी कर देंगे। हम है ना, हम है तो क्या गम है। ठीक है, हम तो आप सबके लिए ही हैं, तो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ना चाहते हुए भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इतना डिटेल में सारी चीजें समझा देंगे। तो होता क्या है कि आमतौर पर रूरल एरियाज में आप देखोगे तो एजुकेशन का लेवल और अवेयरनेस का लेवल थोड़ा कम है, तो उसका बेनिफिट उठाते हैं पंचायती राज, जो पंचायत होते हैं उसके मेंबर्स, जो सरपंच और पंच और सचिव जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बड़ी चालाकी से खुद ही सारे डिसीजन ले लेते हैं, और उनके जितने भी आसपास के जान पहचान के जो मेंबर्स होते हैं ना, जो लोग होते हैं, उनसे चुपचाप चुपचाप एक फाइल पे साइन करवा लेते हैं और बोल देते हैं कि ये लो भाई, ग्राम सभा की बैठक हो गई, ग्राम सभा की सीटिंग में इतने सारे लोग आए थे। बाकी लोगों को पता ही नहीं कि कब ग्राम सभा की बैठक हुई। ये जरूरी क्यों है ये समझना, क्योंकि पंचायत ने कोई भी डिसीजन लिया है, मान लेते हैं कि पंचायत ने डिसीजन लिया है कि पूरे गांव में हम वाटर सप्लाई की पाइपलाइन बिछाएंगे, तो इस फैसले को, इस डिसीजन को मंजूरी देने का काम, अप्रूवल देने का काम ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा के मेंबर जब उसको अप्रूवल देंगे तभी पंचायतें काम कर सकती है। अब ग्राम सभा की अगर सिटिंग आपने बुलाई तो उसमें तो सारे लोग आएंगे, आपके अपोजिशन पंचायत के जो मेंबर्स हैं उनके अपोजिशन वाले भी रहेंगे, उनके सपोर्ट वाले भी रहेंगे, तो लोग डिसीजन में पूछ सकते हो उनसे ग्राम सभा की सिटिंग में, बैठक में, कि बताओ भाई कि ऑलरेडी गांव में एक पाइपलाइन पहले से लगी हुई है, अब दूसरी पाइपलाइन क्यों बिछा रहे हो। ठीक है, गांव में स्ट्रीट लाइट की जरूरत थी, वो क्यों नहीं लगाई। गांव में स्कूल को एक रिनोवेशन करवाने की रिक्वायरमेंट थी, वो क्यों नहीं किया। ठीक है, और अगर ग्राम सभा बैठेगी तो बजट भी वही पास करेगी, वो देखेगी कि भाई आप लोग बता रहे हो कि पूरे गांव के अंदर जो पाइपलाइन लगानी है, इसके लिए आप कह रहे हो कि 50 लाख लगेंगे, लेकिन हमारे एस्टिमेट लगाया इसे तो 20 लाख में काम हो जाएगा सारा का सारा, 30 लाख किस कहां जाएंगे, किधर करोगे। तो बेसिकली बजट पास करना, किसी भी वर्क को मंजूरी देना, अप्रूवल देना, वो ग्राम सभा का काम है। और ग्राम सभा में कौन है, उस विलेज के, उस पंचायत के सारे रजिस्टर्ड वोटर्स। आप भी अगर हैं तो आप भी हैं, लेकिन आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते वहां पर। ठीक है, उनके होता है, उनको काम करने के लिए वो चीजें होती हैं। अब ऐसे में ये रियलिटी तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो पावर दे दी, लेकिन वास्तव में क्या होता है, सरपंच और पंच मिल करके उनको पता है कि अगर पूरी ग्राम सभा बिठाएंगे तो हमारी पोल खुल जाएगी, पैसे पैसे कहां से आएंगे, खाएंगे कहां पर। ये बड़ी एक विडंबना है इंडिया में, कि इंडिया में लगता है कि कोई भी जो इलेक्शन लड़ करके जा रहा है, वो जब इलेक्ट हो जाता है उसका
मेन पर्पज ये नहीं है कि लोगों का डेवलपमेंट करें, उनका मेन पर्पज ये है कि अपना डेवलपमेंट करें। कहां से लाए इतना सारा पैसा, खूब पैसा कमाए, घर भर ले, प्रॉपर्टी भर ले, खूब सारी प्रॉपर्टी जमा कर ले। अब देखना, कभी भी जब गांव में इलेक्शन होता है, गांव का जो सरपंच है, ठीक है, जब इलेक्शन जीत जाता है और जैसे ही उसके 5 साल का टेन्योर पूरा होने वाला होता है, तो उसने चाहे गांव का डेवलपमेंट किया हो ना किया हो, लेकिन उस सरपंच ने अपना डेवलपमेंट जरूर कर लेता है। उसकी नई बिल्डिंग बनकर के खड़ी हो जाती है, नया घर, उसको बोलते हैं हवेली या कोठी, गांव के एकदम मेन प्राइम लोकेशन पर या अपने खेतों की साइड में, है ना, उस जगह पर ले जाकर के एकदम नया हवेली टाइप का बनाते हैं, बड़ा सा हवेली और कोठी, फिर दिखाएंगे 10 एकड़ में बनाई हवेली, 10 एकड़ ऑफ हवेली। अब उससे पहले तो थी नहीं, अब कैसे बन गई, पैसा कहां से आया, एकदम से कौन सा चमत्कार हो गया। सरकार, सरपंच को कोई ऐसा तो है नहीं कि करोड़ों रुपए की सैलरी देती है, वो तो कुछ हजारों में, कुछ हजार रुपए मिलते हैं छोटे मोटे से बस। वो तो सारा का सारा फंड पे डिपेंड करते हैं कि जो गवर्नमेंट से फंड आता है गांव के डेवलपमेंट के लिए। तो उसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं से माल प्रैक्टिस की, करप्शन किया। विलेज के डेवलपमेंट के लिए जितना पैसा आया गवर्नमेंट से, वो विलेज के डेवलपमेंट पे तो लगाया नहीं, अपने ही डेवलपमेंट पर लगा दिया। जो लोग उसका अपोजिशन करने वाले थे, उन सबको भी कुछ कुछ जा करके थोड़ा थोड़ा दे दिया कि लो, ये रियलिटी है, इस तरीके से हुआ है, तभी बहुत सारे विलेजेस में डेवलपमेंट नहीं हो रहा। नहीं तो गवर्नमेंट से विलेजेस के लिए फंड बहुत ज्यादा आता है, लेकिन वो सारा फंड यूज कौन कर जाते हैं, वहां के रिप्रेजेंटेटिव। आप देखना उनका अलग घर बन जाएगा, ये रियलिटी है। उस गांव का, उस विलेज का सबसे आलीशान, सबसे बड़ा घर उस सरपंच का मिलेगा। फिर कोई अगला सरपंच नया कोई दूसरा बन जाएगा, तो उस पुराने वाले सरपंच से ज्यादा बेटर बनाएगा, फिर वो कहेगा ये मेरा, देखो मेरा 15 एकड़ में है। तो वो इस तरीके से काम करते हैं, तो करप्शन हो जाता है। उस करप्शन का रीजन, दो रीजन है। एक तो उनको करप्शन करने का चांस, मौका दे दिया, किसने दिया, आपने, हमने, हम सब ने मौका दिया। क्योंकि वो जो बजट आया, कहां पर खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, है ना, कितना पैसा लगना था, कितना नहीं लगना था, इसको बोलते हैं सोशल ऑडिटिंग, सामाजिक अंकेक्षण। ये सोशल ऑडिटिंग करने का सारा काम, जिम्मेदारी है ग्राम सभा के पास है। ग्राम सभा की मर्जी के बिना एक सिंगल पैसा, सिंगल पेनी खर्च नहीं कर सकती पंचायत। लेकिन क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं कि ग्राम सभा भी क्या होती है, उसमें भी हमारी भी कुछ पावर्स है, तो हम पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, जाकर के देखते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ग्राम सभा के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बहुत पावरफुल टूल है अगर इसका सही से यूज किया जाए। अब इसका सही यूज नहीं हो रहा, इसलिए सरपंच और वहां के जो और रिप्रेजेंटेटिव वो खूब पैसा कमाते हैं, गांव का विकास हो नहीं पाता। गांव की सड़कें अभी भी कच्ची पड़ी रहती हैं, गाय भैंस जाती है वहीं पर, रास्ते में गोबर पड़ करती है, वहीं पर पानी जमा रहता है, वहीं पर कोई आता है साइकिल से आकर गिर, फिसल के गिर जाता है, कोई कहीं गिर जाता है ना, गंदगी पड़ी रहती है, बदबू मार रही होती है, लाइट्स नहीं है रात में, डर लगता है लोगों को बाहर निकलने में, कई बार कई जगह पर, कई ऐसे एरियाज में। तो वो सारे क्यों हो पा रहे, क्योंकि जो पैसा आया था वो नहीं लगा। ठीक, तो और ये हो जाता अगर ग्राम सभा अवेयर होती। दूसरी चीज, जब सरपंच पंचायत का इलेक्शन होता है मेरे दोस्त, उस इलेक्शन में मेरे दोस्त आप लोग देखना, जब पंचायत का इलेक्शन होता है, उसमें वो जो सरपंच, मुखिया, प्रधान, जो भी आप बोलते हैं, वो अपने इलेक्शन में कई लाख रुपए खर्च कर देते हैं रातों रात। मैं हमारे गांव की बताता हूँ, हमारे छोटा सा गांव है, उस गांव के लिए सरपंच का जो पर्सन इलेक्शन कैंडिडेट जो है ना, वो इलेक्शन लड़ता है, वो ऑलमोस्ट 30 to 50 लाख रुपीस खर्च करता है, 50 लाख के करीब रुपए खर्च कर देता है उस सरपंच के लिए। किस लिए में करता है, लोगों को लालच देने में। इलेक्शन से कुछ दिन पहले बड़ी प्यार से मीठे मीठे बात करेगा, सबसे बात करेगा, सबके घर पे कोल्ड ड्रिंक की बोतलें पहुंचाएंगे, है ना, सबके घरों पर जो नो वेज खाते हैं उनके घर पालक पनीर पहुंचा दिया, किसी के दाल मखनी पहुंचा दी, किसी के कुछ पहुंचा दिया। ठीक है, और जो थोड़े शौकीन हैं, थोड़ा थोड़ा एक एक हो जाए, है, चीयर्स के, तो उनको अलग से उनकी पार्टी कर दी। जिसको जिस तरीके का चीयर चाहिए उस तरीके का चीयर, जिसको दारू चाहिए, जिसको रम चाहिए, जिसको बेसिकली क्या कहते हैं, बियर चाहिए, किसी को इंग्लिश तरीके की वाइन चाहिए, सब अवेलेबल करा करके देंगे उस दिन। इलेक्शन से लगभग 10, 12, 15 दिन पहले इस तरीके के काम चलते हैं पूरे गांव भर में, सभी लोगों को। इवन इलेक्शन से पहले लोगों को घर घर जाकर के वोट डालने के लिए पैसे देते हैं, 2-2 हजार रुपए पर पर्सन। ऐसा हुआ है रियलिटी में, मैं बताता हूँ, इस तरीके की चीजें होती है, हमने देखी है।
ठीक है, बचपन में हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, और वो पैसा देते बोलो कि हमारा वोट। अब लोग लालच में आकर के फिर वोट डाल देते हैं। अब सोचो, जो 30 40 50 लाख रुपए खर्च करके, इतना पैसा खर्च करके इलेक्शन लड़ रहा है, इलेक्शन जीतता है, तो वो पैसा वसूल करेगा कि नहीं करेगा? और कितना वसूल करेगा? उससे 5 गुना 10 गुना। तो उसका अल्टीमेट एम यही रहता है कि जब तक उसका कार्यकाल खत्म हो, अगर 50 लाख खर्च करें तो कम से कम 2.5 3 करोड़ रुपए तो उसको कमाने ही है। और वो कहां से कमाएगा? जितने भी गांव के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा आएगा, उस पैसे को डकार जाएगा, खराब काम करवा करके दिखा देगा कि देखो इतना सारा काम करा, या कागज में ग्राम सेक्रेटरी, बीडीओ और इन सब के साथ मिलकर के, मिली भगत करके, और वहां से पैसा खा जाएगा। ये अवेयरनेस की कमी के कारण है। आप सब लोग, हम सब लोग अगर अवेयर होंगे तो फिर ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो ग्राम सभा को स्ट्रॉन्ग तभी बनाया जा सकता है जब हम सब लोग पार्टिसिपेट करें। रियल डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वही होगा जब सभी लोग, ग्राम सभा के मेंबर, वहां पर पार्टिसिपेट करें। अब ग्राम सभा है ना, कुछ कमिटीज भी बनाते हैं, जैसे गांव के काम के लिए बहुत सारे सिस्टम होते हैं। इन सम स्टेट्स ग्राम सभा फॉर्म कम्युनिटीज टू गेट वर्क डन, फॉर एग्जाम्पल द कंस्ट्रक्शन कमेटी। जैसे मान लेते हैं गांव के डेवलपमेंट के लिए कई सारे काम करने, एक काम तो है नहीं, सड़क बनानी है, नाली बनानी है, ठीक है, वहां पर तालाब बनवाना है, पोंड बनवाना है, कोई कम्युनिटी हॉल जो है, सामुदायिक भवन वो बनवाना है, आंगनवाड़ी बनाना है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स लगवानी है, वाटर लाइन्स की सप्लाई करवानी है, सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स लगवाने हैं, सीसीटीवी कैमराज लगवाने, बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो वो सारे के सारे काम में अगर हर कोई इन्वॉल्व रहेगा तो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। तो ऐसे कई सारे स्टेट्स क्या करते हैं, ग्राम सभा की कुछ कमिटीज बना लेते हैं, ठीक है, और ग्राम सभा के लोगों को डिवाइड कर देते हैं कि भैया 10, ये देखिए 50 लोग हैं, ये 50 लोग जो हैं ये देखेंगे कंस्ट्रक्शन कमेटी को, ये 50 लोग देखेंगे ये एजुकेशन कमेटी के, ये 50% अदर 50% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट देखेंगे, ये अदर 50 वो है वो गांव की, विलेज की सिक्योरिटी की कमेटी है। इस तरीके से कमेटी बना दी जाती है ना। सपोज इफ ए कमेटी इफ ए कम्युनिटी सेंटर बिल्डिंग इज टू बी बिल्ट इन द विलेज, देन दिस वर्क विल बी डन बाय द कंस्ट्रक्शन कमेटी। तो कम्युनिटी सामुदायिक भवन बनाने का काम जो है वो कौन करेगा? कंस्ट्रक्शन कमेटी करेगी, ठीक है। इस तरीके से कमेटी बना दी जाएगी, और इसमें ग्राम सभा के ही मेंबर्स होते हैं, और उनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए पंचायत का कोई मेंबर जो पंच होगा, वो एक पंच जो है वो भी उनके साथ रहते हैं। तो पंच और ग्राम सभा के मेंबर्स मिलकर के इस तरीके की कमेटी बनाते हैं, और वो दोनों मिलकर के दिस टू वर्क टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, तो गांव के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ग्राम पंचायत के वर्क क्या है ना, वर्क क्या है ग्राम पंचायत का, ठीक, वर्क देख लेते हैं, वर्क को भी समझ लेते हैं। अब इस वर्क में सबसे पहले तो आप पिक्चर देखिए। इस पिक्चर को देखते आपके मन में क्या ख्याल आता है? आप सब लोग, मेरे प्यारे मित्र जितने भी हो, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, इस पिक्चर को देखने से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वहां पर गांव में कुछ लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, जमीन की खुदाई करने का काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर तालाब बनाने का काम हो, या हो सकता है कि इस जगह पर सड़क बनाई जानी हो, या हो सकता है कि कोई गांव के लिए भवन बनाना चाहे। तो इस तरीके के गांव के डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे के सारे काम जो ना ग्राम पंचायत कराती है। द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत आर टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड्स, ड्रेन, स्कूल बिल्डिंग्स, वाटर सोर्स एंड अदर पब्लिक यूज बिल्डिंग, है ना, टैक्स कलेक्ट करना, ये सारा का सारा काम जो है रूरल लेवल पर ग्राम पंचायत जो है करती है। इसके साथ साथ ग्राम पंचायत का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आज के टाइम में अगर आप देखोगे, जो स्टार्टिंग से ये, लेकिन डेवलपमेंट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इनका होता है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, उन गवर्नमेंट स्कीम्स को गांव के जो लोग हैं, पीपल ऑफ द विलेज है, उन तक प्रोवाइड कराना, उनको एम्प्लॉयमेंट देना। इसके लिए आपको एक स्कीम याद होगी, मनरेगा उसको बोला जाता है, ठीक है। मनरेगा के तहत आप देखोगे, एक गवर्नमेंट एक पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसीज चलाती है, सारी पॉलिसीज रूरल लेवल पर एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो ग्राम पंचायत का होता है, ग्राम पंचायत करती है। मनरेगा एक स्कीम है, उस स्कीम में क्या करते हैं कि लोकल लेवल पर लोगों को ना अनस्किल्ड वर्क करने का वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और कोई भी
पर्सन उसके लिए एनरोल करा सकता है ग्राम पंचायत में। उसको मिनिमम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। कई सारे स्टेट्स में 100 डेज से ज्यादा का भी एम्प्लॉयमेंट देने की उसमें बात की गई है। ठीक है, और ये सारा का सारा काम उनको कि भाई किसको मनरेगा के तहत नौकरी मिलनी है, जॉब देनी है, ठीक है, कितने दिन के लिए देना है, उनकी सैलरी कैसे आएगी, किस तरीके से उनको दिलवाना है, ये सारा का सारा वर्क जो है ग्राम पंचायत कराती है। जैसे आप यहाँ पर एक पिक्चर देखिए, ये इस पिक्चर को मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उस ग्राम सड़क योजना का एक बोर्ड लगा हुआ है। कहीं पर भी कोई पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट का काम किया जाता है किसी पॉलिसी के अंडर में, तो उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसी एक बोर्ड के ऊपर मेंशन की जाती है। तो यहां पर भी मेंशन किया हुआ है, देखिए कि एक सड़क का नाम है L52, ठीक है, डलिया से तुसरी टोला, लंबाई 1.50 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, लागत इन्होंने वो नहीं लिखी कितने लाख है, हो सकता है मिट गई हो। तो इसमें डेट स्टार्ट, जिस दिन स्टार्ट हुआ उसकी डेट लिखी हुई है कि 2018 में 14/09/18 में शुरू हुआ, और 30/06/2019 में जाकर ये काम खत्म हो गया। ठीक है, और ठेकेदार ने सड़क की गारंटी भी दी है कि कितने साल तक वो सड़क चलेगी, तो 5 साल की उसने गारंटी दी है कि 5 साल तक तो बहुत बढ़िया चलेगी, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ठेकेदार उसको सही भी करेगा, है ना। उसका नाम, पता, कार्यालय, अभियंता, जो इंजीनियर थे, जेई थे, ये सब का यहाँ पर डिटेल जो है लिखा हुआ है। क्रियान्वयन किसने कराया, तो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग जो है, ठीक, छत्तीसगढ़ शासन उसके ये दी गई। तो इस तरीके के आपके अवेयरनेस के लिए ये सारे के सारे बोर्ड्स, होर्डिंग्स जो है आज के टाइम में डाले जाते हैं, तो ताकि आप लोगों को भी पता रहे आपके अधिकारों के बारे में, और काम भी बेटर तरीके से हो सके, गवर्नेंस जो है वो भी बेटर तरीके से हो सके। ये सारे के सारे काम जो आप देखोगे, इसमें जो लेबर आई, जो स्किल, जो डेवलपमेंट हुआ, गांव में किस जगह पर सड़क बननी है, कहाँ पर नहीं बननी है ना, कितनी लंबी बननी है, सारा डिसीजन ग्राम पंचायत को होता है। तो ये है। अब ग्राम पंचायतों के पास पैसा कैसे आता है, आमदनी, इनकम कैसे आई, इस मामले में हमारी पंचायतें कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है, हमारी लोकल गवर्नमेंट जो है ना वो वीक पड़ जाती है इस मामले में कि पैसा नहीं है। सारा खेल तो पैसे का ही है, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, बारिश कर दूं पैसे की, ये गाना आपने सुना होगा। तो भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड में सारा खेल पैसे का है, जहां पर पैसा होगा वहां पर काम होगा, जिसके पास ज्यादा पैसा वो उतना ज्यादा काम करेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो काम नहीं कर पाएगा। अब ग्राम पंचायत के लिए भी एक ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके खुद के जो अर्निंग के सोर्स है ना वो बहुत ही मिनिमम से, जैसे घर के ऊपर टैक्स लगा दिया, छोटा सा हाउस टैक्स, चूल्हा टैक्स कई गांवों में बोला जाता है, चूल्हा टैक्स कितना होगा महीने, एक साल का अगर ले लिया, 50 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, इतना चूल्हा टैक्स मिल जाएगा। पूरे बाजार गांव में अगर कोई मार्केट लगता है तो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, कितना पैसा आएगा महीने का, 5,000, 6,000, 10,000, ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाएगा, है ना, 20,000 आ जाएगा। तो खुद का सोर्स इतना इनकम का नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। हालांकि एक चीज ध्यान रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 11, उस 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट रखे गए हैं, और उन 29 सब्जेक्ट्स को अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे वाह इतने अच्छे सब्जेक्ट्स, इतने सारे चीजें, ग्राम पंचायत तो खूब पैसा कमा सकती है, खूब अर्निंग कर सकती है, खूब काम कर सकती है। लेकिन वो क्या है कि ये 11 शेड्यूल जो है ना वो ये मैंडेटरी नहीं की गई है, अनिवार्य नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया, स्टेट के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दिया गया है, राज्य की विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया है, कि राज्य चाहे तो इस 11 शेड्यूल के जो 29 सब्जेक्ट है उनमें से कोई सब्जेक्ट पंचायत को दे सकता है, अगर चाहे, ना चाहे तो ना दे। ठीक है, तो ये एक चीज जो है आपको देखने को मिलती है ग्राम पंचायत के लिए। तो ग्राम पंचायत की जो आमदनी का स्रोत है वो खुद के पास नहीं है, राज्य सरकारों ने उनको कोई सोर्स दिए ही नहीं, तो ऐसे में उनको डिपेंड रहना पड़ता है जो सेंटर की गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट जो पॉलिसीज चलाती हैं, और उस पॉलिसीज के एग्जीक्यूशन के लिए जो फंड आते हैं, जो पैसा आता है, उसके ऊपर इनको डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ स्कीम्स रन बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स विच कम फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, तो जो पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आता है ना उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, या फिर कोई कम्युनिटी का काम करने के लिए किसी ने डोनेशन दे दिया, जैसे गांव में होता है, इस तरीके का बड़ा चलता है गांव में, खास करके मंदिर बनाने के लिए या मस्जिद बनाने के लिए या गुरुद्वारा बनाने के लिए, इसके लिए लोग बड़ा डोनेशन देते हैं। हमारे इंडिया में ये धर्म के नाम पर आप कितना भी पैसा उगा लो, सब
पैसा देता, गरीब से गरीब व्यक्ति भी कुछ ना कुछ पैसा दे देगा। लेकिन अगर अच्छे काम करने के लिए आप जाओगे ना, कि सड़क बनवानी है, स्कूल बनवाना है, लोगों के लिए स्ट्रीट लाइट्स लगवानी है, ठीक है, गांव में एक क्या है, इंटरनेट का कनेक्शन लगवाना है, सभी बच्चों को फ्री इंटरनेट एजुकेशन देने के लिए, ठीक है, सब लोगों को हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के लिए, सबके लिए कुछ और काम करना है, क्लियर वाटर, ठीक है, एकदम फिल्टर वाटर का आपके लिए प्लांट लगाना है। इन तरीके की चीजों के लिए अगर आप गांव के लोगों से या किसी से भी पैसा मांगने जाओगे, नहीं देंगे। क्यों दे भाई, क्या करेंगे, हम तो नहीं देते, जाओ। लेकिन आप धर्म के नाम पर मांगने चले जाओ, आप कहने चले जाओ कि हमें मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, गुरुद्वारा बनवाना है, तो ऐसा ऐसा व्यक्ति वो भी पैसा दे देगा, जो जिसके पास कहता होगा कि मैं एक टाइम खाना भी नहीं खा सकता, वो भी अपना खाना छोड़ करके पैसा दे देता है। तो रिलीजन के नाम पर बहुत अच्छा खासा पैसा जो है गैदर कर लिया जाता है। और गांवों में कम्युनिटी वर्क के लिए भी अगर आप देखोगे ना, तो बहुत सारे लोग मांगते हैं पैसा, डोनेशन मांगते हैं, तो काफी लोग डोनेट कर देते हैं। जैसे जब मैं अपने गांव की बात करता हूँ, मैं अपने गांव में जब बचपन में मैं रहता था, अभी तो नहीं रहता हूँ, अभी तो चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए, तो लेकिन जब पुराने टाइम में जब मैं गांव में रहता था, तो उस टाइम हमारे गांव का ग्राउंड था, बहुत बड़ा ग्राउंड था, और उस ग्राउंड के ऊपर इलीगल कब्जा कर रखा था लोगों ने। लोग अपना वहां पर जो वेस्ट मटेरियल होता था घर का, वो ला करके डालते थे। हरियाणा में उसको कुल्डी बोला जाता है, कुल्डी। कुल्डी मतलब कि घर का और अपना जो भी सारा कूड़े वाला जो है ना, तो उस कूड़े को वहां पर डालते थे, उसको कूड़ेदान आप बोल सकते हो। कूड़ेदान जैसा नहीं होता, तो ओपन स्पेस होता था, उसमें जाकर के वो कूड़ा डालते थे। या फिर वहां पर वो क्या करते, उनकी गाय और भैंस होती है, उनके सारा गोबर इकट्ठा करके उधर लाते, और इधर ला करके वहां पर ऊपले बनाते थे। ऊपले नाम सुना होगा आपने, जानते हैं ऊपले क्या होते हैं? कंडे बोलते हैं कई जगह पर, अंग्रेजी में बोले तो काउ डंग केक। अंग्रेजी में ज्यादा समझ में आएगा आपको, इंग्लिश में काउ डंग केक, केक नाम जोड़ने से ज्यादा अच्छे से लगेगा, केक। ये काउ वो केक वैसा वाला केक नहीं है जो खाने वाला केक, ये नहीं खा सकते। ये गाय भैंस के गोबर से एक गोल गोल सर्कल्स में इस तरीके का कंडा बनाया जाता है, उपले बनाए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चारा फूसा घास फूस मिली रहती है, और बाकी गोबर होता है, और उसको गोल मिला करके फिर उसको सुखा दिया जाता है। और सूखने के बाद जो है ये ईंधन बन जाता है। इसको फिर जलाया जाता है, जला करके इससे खाना बनाते हैं लोग, रोटी बनाते हैं। सर्दी के टाइम में आग सेकते हैं, आग तापते हैं, हरियाणा बोलते हैं आग ताप रहे हैं, सर्दी में होता है ना। जैसे अगर इसको हाई क्लास टाइप में बोला जाए, तो लोग जो बड़े बड़े हाई क्लास सोसाइटी में कहते हैं बोन फायर। वो कहीं दूसरी जगह पर घूमने जाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, या अपने घर के अंदर भी एक चिमनी जैसा लकड़ी जला के उस सामने बैठते हैं, बोलते हैं कि बोन फायर। तो वो बोन फायर वाला गांवों में बहुत होता है, ये ऊपले जलाए जाते हैं। इन ऊपलों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, रखा जाता है, आग लगाई जाती है, और सारे लोग चारों तरफ बैठ करके आग तापते, सेकते हैं, उसको बोलते हैं आग सेकना, बोन फायर का मजा लेना। और फिर वहां पर चर्चाएं होती है, फिर खूब सारी चर्चाएं होती है, पूरे गांव की, आस पड़ोस की, दुनिया की, पॉलिटिक्स की, हर मुद्दे की, मैचों की। हम लोग बेसिकली मैच की वो करते थे, कोई मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, मान लो मैच हुआ, इंडिया जीत गई, तो खूब तारीफ करते, अगर हार गई तो खूब बुराई करते, यार वो फील्डर तो वहां पर, इंडिया हारती नहीं लेकिन उसने उस जगह पर जाकर है ना, उसने चौका छोड़ दिया, और यार इस बैट्समैन को पता नहीं क्यों खिला लेते हैं, बार बार रन भी नहीं बनाता फिर भी इसको खिला रहे, यार इसको तो खिलाने नहीं चाहिए, दूसरे प्लेयर को खिलाना चाहिए। इस तरीके से इतना ज्यादा एक्सपर्टीज के साथ वो करते थे। तो वो होते थे। तो वो क्या हुआ, वो उस क्षेत्र में उन्होंने कूड़ेदान सा बना रखा था। तो हम लोगों को स्पोर्ट्स खेलना था, मैं बहुत एक्टिव था क्रिकेट में, बाकी हर स्पोर्ट्स में मैं एक्टिव था, बहुत ब्रिलियंट रहा हूं। अगर आप मेरी प्रोफाइल देखेंगे ना इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर, तो आपको दिखेगा, ललित यादव की पाठशाला को जाकर के आप लोग देखना, आपको मिलेगा देखने में, सर्च करना आप ललित यादव की पाठशाला, बहुत सारी चीजें हमारे बारे में जानकारी जानने को आपको मिलेंगी, ठीक है। तो उसमें हमें यार वो ग्राउंड खाली कराना था, हमें खेलना था। अब हम लोगों से जा जा करके रिक्वेस्ट कर करके थक गए, लोग नहीं माने। तो फिर हमने पंचायत के पास बात की, ग्राम पंचायत से बात करके हमने एक लेटर लिखवाया, लेटर लिखवा करके हम डीएम तक पहुंचे। फिर डीएम का ऑर्डर आया कि इसको साफ करो, ठीक है। तो उस एरिया को साफ करवाया गया, ठीक है, उसके लिए डीएम ने कह दिया साफ कराओ, लेकिन पैसा वैसा उस टाइम अलॉट नहीं किया। तो हमें 1 मिनट दीजिए मेरे को, शायद
क्या है कि मेरे पास दो पेट्स थे, चुटकी और मोगली, दो बीगल हैं, प्यारे से डॉगी हैं। वो कोई भी आहट होती है तो वो इस तरीके की हरकतें करने लग जाते हैं। वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, आप हमसे जब जुड़ोगे ना, तो ललित यादव की पाठशाला में आपको हमारे बारे में सब कुछ मिल जाएगा। तो अब ऐसे में उनसे कब्जा तो उन्होंने छुड़वा दिया, लेकिन वहां पर जो सामान पड़ा रह गया और ग्राउंड को प्लेन करने का काम, खेलने लायक बनाने के काम के लिए उसको पैसा चाहिए था। अब हमारे पास पैसा था नहीं, तो हम लोगों ने, सबने मिल करके क्या किया, गांव के लोगों ने मिल करके, जो बच्चे थे, यंग बच्चे थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई। गांव के लोगों ने स्पोर्ट्स कमेटी, सब लोग मिलकर, उसमें बड़े लोग भी थे, हम बच्चे लोग भी थे। और फिर हम घर घर गए, हर घर गए, घर घर जा करके उनसे डोनेशन मांगा, एक पर्ची स्लिप छपवाई हमने, ठीक है, और स्लिप छपवा कर बनवा करके हम हर घर गए, हमने डोनेशन मांगा कि हमें ग्राउंड साफ करवाना है, हम यहाँ पर टूर्नामेंट करवाने वाले हैं, हम यहाँ पर मैच करवाएंगे, पूरे बहुत बड़ा टूर्नामेंट करवाएंगे, पूरे आसपास के गांवों के लोग भी आएंगे मैच खेलने के लिए, देखने के लिए। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों ने डोनेट किया, बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया, ठीक ठाक पैसा आया, तो हमने ग्राउंड साफ कराया, एकदम इतना चमचमाता हुआ ग्राउंड बनवा दिया, और फिर टूर्नामेंट करवाया। पहली बार 2020 उस टाइम स्टार्ट ही हुआ था, तो 2020 टूर्नामेंट मैंने करवाया, और हमारी टीम फाइनल में हार गई थी, लेकिन मैन ऑफ द सीरीज वगैरह सब मैं ही रहा था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, और गांव का पूरा ढांचा बदल गया था। तो उस टाइम मैंने ग्राम सभा की पावर को पहचाना कि लोग मिलकर के कुछ भी कर सकते हैं अगर अवेयर हो। तो ग्राम पंचायत के लिए उसको एक डोनेशन मिल जाता है, ठीक है, वो डोनेशन से वो काम कर लेते हैं। तो ये है उसकी अर्निंग के सोर्स। अब पंचायत के 3 लेवल, 3 टियर सिस्टम को देख लेते हैं। द पंचायत राज सिस्टम इज ए प्रोसेस बाय विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर गवर्नमेंट। द ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो ये चीज ध्यान से देख समझिएगा। ये एक स्ट्रक्चर है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत। ये सबसे लोवेस्ट लेवल है, ठीक है। फिर इसके ऊपर बहुत सारे गांव होते हैं, बहुत सारे गांवों के लिए एक ब्लॉक बनाया जाता है। एक ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक के अंदर काफी सारे गांव होते हैं। स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखोगे, तो मान लेते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ये मान लेते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट है, और अब इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफी सारे विलेज हैं, इतने सारे विलेज हैं ये, ठीक है। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, फैसिलिटी के लिए, उनको ज्यादा बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इन सारे एरियाज को डिवाइड कर दिया जाता है ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है। ब्लॉक्स के अलग अलग पॉपुलेशन के बेसिस पर ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट, ये हो गए, ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट, ये हो गए ब्लॉक, और ये जो डॉट डॉट है ये हो गए विलेजेस, ठीक। तो वो कुछ विलेजेस के ऊपर एक जो है वो ब्लॉक होता है, और तो उस ब्लॉक के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसको ब्लॉक समिति बोला जाता है, जो इलेक्ट होती है, ठीक है। अब द ग्राम पंचायत इज अकाउंटेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज ओनली द पीपल ऑफ ग्राम सभा चूज इट। ग्राम सभा के मेंबर ही ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो उसके प्रति रिप्रेजेंटेट वो रिस्पॉन्सिबल होती है। सेकंड लेवल होती है जिसको बोलते हैं पंचायत समिति। आप ये पिक्चर देखिए, यहाँ पर एक फोटो में लेकर के आया हूँ, हिंदी में है जरूर, लेकिन मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ। ये कार्यालय लिखा हुआ है, एक ऑफिस है, पंचायत समिति आम गांव जिला परिषद गोदिया। इसमें आपको दो चीज देखने को मिल गई, ये आम गांव की पंचायत समिति है, ठीक है। जो ब्लॉक आम गांव के नाम से हो सकता है, एक ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक की ब्लॉक कमेटी है, और वहां का जो जिला परिषद, जिस ब्लॉक, ये ब्लॉक कमेटी जिस जिला परिषद के अंडर में आता है उसको बोला जाता है गेदिया, गोदिया, ठीक है, ये हो गया गोदिया। तो पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी केवल ग्राम पंचायत पे नहीं होती, पंचायत समिति और जिला परिषद में भी होती है। सेकंड, ग्राम पंचायत के बाद जो सेकंड टीयर आता है, दूसरा लेवल जो उससे ऊपर होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक कमेटी, विकास खंड या डेवलपमेंट ब्लॉक, पंचायत समिति उसमें होती है, ठीक है। ये पिक्चर आप देखेंगे तो ये यहां पर मिलेगा। अब यहां पर फोटो देखिए, इसमें लिखा है जिला पंचायत भवन। ये बेसिकली जिला परिषद के लिए होते हैं, ठीक। एक पंचायत समिति है, उसके अंदर कई सारी पंचायतें हो गई, कई सारे ग्राम आ गए, कई सारे ब्लॉक्स का जो है एक जिला परिषद जो है वहां पर देखने को मिल जाता है, उसको जिला परिषद कहा जाता है। इसको स्ट्रक्चर से समझिए। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, ले लेते हैं इस तरीके से। यहां पर देखिए मेरे सारे प्यारे दोस्तों, ये एक कुछ गांव है, ठीक है, इधर, ठीक है। तो इन ये इतने सारे गांव हैं, ये मान लेते हैं इधर इधर, इस तरीके से मैं इधर इधर बना देता हूं कुछ स्ट्रक्चर सा। मान लेते हैं कि इतने सारे गांव हैं, इन सारे गांवों के लिए
क्या कर दिया गया, इन सभी विलेजेस के लिए एक वो बना दी गई, ये ब्लॉक कमेटी 1 नंबर, ठीक है, ये दूसरे नंबर की ब्लॉक, ये तीसरे नंबर का ब्लॉक, ये चौथे नंबर का ब्लॉक, ये 5वें नंबर का ब्लॉक, ठीक है। अब हर ब्लॉक में आप देखोगे कई सारे गांव हैं, ठीक है, इसको इस तरीके से लगा लीजिए, कई सारे गांव हो गए, ये कई सारे गांव जो हैं एक एक ब्लॉक के अंदर आ गए, इस तरीके से ट्राइंगल ट्राइंगल में आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर देखिए, ये मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है, हर ब्लॉक के अंडर में कुछ कुछ गांव है, ठीक है। ये आपने देखे, अब इन सभी ब्लॉक्स के ऊपर एक जो होती है वो होती है जिला परिषद, ये सारे के सारे ब्लॉक एक जिला परिषद के अंडर में, ये होगी जिला परिषद, ठीक। तो इसका मतलब जिला परिषद सबसे बड़ी होगी, उसके नीचे कुछ ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक के नीचे कुछ काम होते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो काम होता है। अब आप ध्यान रखना कि इन तीनों के ही, चाहे वो जिला परिषद हो, ब्लॉक कमेटी हो, रूरल ग्राम पंचायत हो, इन तीनों के मेंबर जो इलेक्ट होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, सदस्य सीधे डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, हाँ इनके अध्यक्ष जो हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हो सकते हैं। तो इंडिया में अपर टू लेवल जो है जिला परिषद और ब्लॉक कमेटी के इलेक्शंस जो होते हैं अध्यक्ष के, हेड के, वो इनडायरेक्ट होते हैं, और जो सरपंच है, ग्राम पंचायत का जो हेड है, उसके डायरेक्ट होते हैं, ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो गांव पंचायत है वो क्या करता है, वो अपने गांव के लेवल के लिए पॉलिसीज बनाता है, ब्लॉक कमेटी क्या करती है, वो अपने ब्लॉक के लेवल के लिए पॉलिसीज बनाती है, और जो जिला परिषद है वो अपने पूरे कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने पूरे जिले के लिए, जिला परिषद के लेवल पर उसके लिए पॉलिसीज बनाता है। तो ये फर्क होता है, इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन होता चला जाता है, ठीक है। हर गांव को अपने अपने विकास का भी राइट मिल गया, फिर ब्लॉक के लेवल पर भी हो गया, जिला के लेवल पर भी हो गया, तो तीनों लेवल पर आप देखोगे डेवलपमेंट के लिए अलग अलग पॉलिसीज चलती रहती है, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति द जिला परिषद अरेंजेस फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ अलोकेटेड अमाउंट इन ऑल द पंचायत। अब पंचायतों को पैसा अलॉट करने में जिला परिषद जो है रोल प्ले करती है, भूमिका निभाती है। अब on the basis of directives given in the constitution every state of the country has enacted laws related to पंचायत। भारत में हर राज्य को पंचायती राज के रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए उसको फॉलो करना जरूरी है। हाँ, कुछ रूल्स जो है ना पंचायती राज के, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी नहीं है, या उनमें आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, कुछ पॉजिटिव चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ क्या सा, जैसे कि 73rd अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 73rd अमेंडमेंट ने क्या किया, रिजर्वेशन रिजर्वेशन का प्रोविजन किया, ठीक है। और उसमें उन्होंने विमेन के लिए, महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन दिया, लेकिन इन्होंने कहा कि 1/3 मिनिमम है, मिनिमम तो इतना होना चाहिए, लेकिन आप अगर ज्यादा करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, उन्होंने अपने पंचायती राज एक्ट बना करके विमेन को 50% रिजर्वेशन दे रखा है पंचायती राज में, अपने लोकल गवर्नमेंट की बॉडीज में 50%, 50% का रिजर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इस तरीके के चेंजेस करने की अलाउड है, जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा है उसको चेंज नहीं कर सकते, 73rd अमेंडमेंट ने जो मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया। हाँ, लेकिन अगर उसमें कुछ और पॉजिटिव चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि एक और चीज होती है एजुकेशन, आपको पता होगा एजुकेशन का प्रोविजन। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने तो मैंडेटरी नहीं कहा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि अगर कोई स्टेट चाहे तो अपने यहां पर पंचायती राज के इलेक्शन में एजुकेशन को एक क्वालिफिकेशन डिक्लेयर कर सकता है। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, खास करके अगर मैं एग्जांपल दूं राजस्थान, उन्होंने अपने यहां पर पंचायती राज के इलेक्शन के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंडेटरी कर दी है, 8th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, अलग अलग पोस्ट के लिए इतना तो आपको एजुकेटेड होना जरूरी है। और ये एक अच्छा कदम भी है कि बेटर अपॉर्चुनिटी, इसका फायदा क्या होता है कि एक तो पढ़े लिखे लोग आते हैं तो थोड़े से कुछ नॉलेज तो हो सकता है उनको ज्यादा रहे, दूसरा ये होता है कि यंग जनरेशन जो है ना, नई जनरेशन, उसको पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है, ज्यादा पढ़े लिखे हुए यंग लोग, क्योंकि अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं करते हैं तो आप देखना कि अभी भी
गांव में इलेक्शन होते हैं सरपंच और पंच के, तो गांव के बुजुर्ग लोग जो पुरानी पीढ़ी है वही सरपंच का इलेक्शन लड़ते हैं, पंच का इलेक्शन लड़ते हैं। 80-90 साल के हो गए तो भी लड़े जा रहे हैं, है ना, वही बने जा रहे हैं। यंग लोगों को मौका ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंडेटरी की गई तो देखा गया, वहां पर रिजल्ट देखा गया कि यंग पर्सन को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में यंग पर्सन जो है रिप्रेजेंटेटिव बने। 21-21, 22-22 साल के लड़के सरपंच बने, लड़के लड़कियां सरपंच बनी, पंच बने, और उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया। जो यंग होता है ना, यंग पर्सन, युवा व्यक्ति होता है, वो एनर्जेटिक होता है। आप सब लोग जैसे यंग है, एनर्जेटिक है, आप दुनिया बदलने की शक्ति रखते हैं, पावर रखते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके का काम करने की पावर रखते हैं अगर डेडिकेटेडली करो। तो उसके बाद जो यंग नई पंचायत आई वो और ज्यादा डेडिकेटेडली वर्क वो करते रहे। ये एक रिजल्ट आया राजस्थान में। तो और भी कई सारे स्टेट्स ने कोशिश की, राजस्थान के साथ साथ हरियाणा ने भी कोशिश की, कई जगह पर ये लोगों ने इसका अपोजिशन किया तो एप्लीकेबल नहीं हो पाया, कई जगह पर हो गया, ठीक है। लेकिन कई सारे कानून ये इसको बोलते हैं वॉलेंटरी लॉज। पार्लियामेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया कि आप ऐसे प्रोविजन भी कर सकते हो। केवल एजुकेशन ही नहीं, आपने कहीं देखा होगा चाइल्ड का भी होगा, चाइल्ड वाली चाइल्ड पॉलिसी भी है। कई सारे स्टेट्स ने, बहुत सारे स्टेट्स ने ये पॉलिसी बना रखी है कि बच्चे दो ही अच्छे, अगर दो से ज्यादा बच्चे हैं तो आप पंचायती राज के इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे। इंडिया में भाई पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और खास करके इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद से लेकर के जब तक 2000 आज तक भी ये बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि अभी पिछले 15-20 साल से लोग अवेयर होना शुरू हुए, 2000 के बाद थोड़ा अवेयरनेस का लेवल थोड़ा बढ़ा है, तो वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने की तरफ कोशिश भी कर रहे हैं, एक दो बच्चे पर जाकर के लिमिटेड होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप 50, 60, 70, 80 के डिकेड देखोगे ना, तब भाई उस टाइम बच्चे कम करने की नहीं, बच्चे बढ़ाने की ओर रहती थी। एक परिवार में कितने ज्यादा बच्चे हैं उससे लोगों की मर्दानगी नापी जाती थी, उससे उस परिवार की पावर जो है वो देखी जाती थी कि कितने सारे लोग हैं, और भर भर के बच्चे पैदा होते थे। लोग मतलब उन्होंने महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन जैसा बना दिया था कि हर एक साल में एक बच्चा पैदा हो रहा है। आप एक मूवी देखना, आपको मैं मूवी बताता हूँ, उसका नाम, उसमें आपको इसका एक अच्छा एग्जांपल मिलेगा, सांड की आंख, बहुत बेहतरीन है। एक सांड की आंख है और एक मूवी है शुक्राणु, वो आप देखना। ये दोनों बहुत बेहतरीन मूवी है, और दोनों ही मूवीज जो है वो इमरजेंसी का जो बैकग्राउंड है 1975 में, जो इंडिया में इंटरनल बेसिस पर इमरजेंसी एप्लीकेबल की गई थी, उसके बेस पर बनाई गई दोनों मूवीज हैं। उसमें आप देखना, उसमें आपको दिखाएंगे कि क्या, एक तो कितनी बड़ी संख्या में, है ना, दिन दुगनी रात चौगनी, जिस तरीके से बोलते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन, फैमिली का मल्टीप्लीकेशन ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जिस फैमिली में ज्यादा लोग, उसी को गांव में सबसे ज्यादा पावर, ज्यादा लोग हैं तो इलेक्शन में भी पार्टी ज्यादा वोट मिल जाते हैं ना, तो उस गांव में सरपंच पंच कौन बनेगा उसका डिसीजन भी उस बड़ी फैमिली के लोगों के पास, जितने ज्यादा लोग पैदा हो, और उनको लगता है कि जितने ज्यादा लोग पैदा होंगे उतना ज्यादा वर्क फोर्स बढ़ेगी, उतना काम करेंगे, तो बढ़ाते गए बढ़ाते बढ़ाते गए, ठीक है। और भी कई सारे फैक्टर्स थे, जैसे कि प्रिकॉशन ना लेना, प्रिकॉशन लेने को वो लोग समझते थे कि यार ये तो हमारी मर्दानगी के ऊपर वो है, मुच्छों की बात आ जाती थी, लोग तो मुच्छों की बात, आप सांड की आंख मूवी देखना तो उसमें कोंडोम के बारे में, प्रिकॉशन के बारे में बताया गया है कि ये आप यूज कीजिए, इन सबको यूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका पॉपुलेशन की जो संख्या जो है बढ़ती चली जा रही है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, रोकने की जरूरत है। तो लोगों ने उस पॉलिसी को मुच्छों के ऊपर ले लिया अपने, कि हम तो मर्द हैं, हम थोड़ी ये करेंगे, छी 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 छी, क्या दे दिया हमें, क्या क्या कर इस तरीके से, मतलब पता नहीं क्या क्या करके। तो बच्चों की लाइन से लग जाती थी, एक ही परिवार में पूरी की पूरी टीम इकट्ठा हो जाती थी, 11-11, 12-12, 15-15 बच्चे मिलते थे, ठीक है। आप देखोगे तो कहीं और गेम खेलने की जरूरत नहीं, घर के अंदर ही टीम बन जाती थी पूरी की पूरी, कहीं पर भी जाकर के खेल लो, ठीक है। पड़ोसी के साथ मैच कर लो क्रिकेट का, 11-11 लोगों की टीम वही हो जाती थी। अब सोचो देश के डेवलपमेंट पे कितना बुरा असर पड़ता है इससे, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज चलाती है बच्चों के कंट्रोल में करने के लिए। तो कई सारे स्टेट्स हैं, कई सारे राज्य हैं, उन्होंने अपने पंचायती राज एक्ट में इस तरीके का रूल बना रखा है कि भाई अगर किसी भी पर्सन के दो से ज्यादा बच्चे हैं तो वो पंचायती राज का इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएगा, इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। क्योंकि इंडिया में तो जब तक आप किसी चीज से प्रोहिबिट लीगली ना करो,
डराओ नहीं, किसी चीज की सजा ना दो तब तक लोग नहीं मानते। तो वैसे में एक अवेयरनेस लोगों में ये भी आने लगी कि यार कि चलो, एक तो उनको समझ में आने लगा कि ज्यादा बच्चे होने से उनके ऊपर भी इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा भार पड़ता है, उन सबका डेवलपमेंट करना, देखभाल करना पॉसिबल नहीं हो पाता उनके लिए। दूसरा, अगर अगर गांव में आपको दबदबा चाहिए, आप सरपंच पंच बनना चाहते हैं, तो अगर दो से ज्यादा बच्चे हो गए तो आप वो इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। तो इस फैक्टर के कारण भी बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चे की चाह को स्टॉप कर दिया, रोक दिया, दो पर आकर के रुक गए। दो अभी भी करते, लेकिन क्योंकि दो का कर रखा है तो दो करने मैंडेटरी कर रखेगा, दो तो होंगे होंगे, एक पे नहीं रुकेंगे, दूसरा भी मैंडेट करते हैं। ठीक है, और जिनको चाह नहीं है वो तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। इन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट अवेयरनेस के लिए कई सारी पॉलिसीज चलाती है। इसमें एक पंचायती राज को लेकर के एक वेब सीरीज है जिसको हम बोलते हैं पंचायत में, जिसके बारे में मैं बार बार आपको कई बार बता चुका हूं। उस पंचायत वेब सीरीज को देखना। उस पंचायत वेब सीरीज में डीएम का ऊपर से ऑर्डर आता है बीडीओ के पास, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, हालांकि कई जगह पर उसको ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ऑफिसर भी बोला जाता है। ठीक है, और फिर वो पूरे गांव में, उसके अंडर में जितने भी गांव थे, उनके गांव के जो सेक्रेटरी हैं और ग्राम के प्रधान थे, सरपंच है, उन तक ये पॉलिसी पहुंचाता है, ये डायरेक्शंस पहुंचाता है कि भैया ऊपर से ऑर्डर आए हैं, हमें अवेयरनेस फैलानी है गांव में। ठीक है, जागरूकता फैलानी है कि बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है, दो से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए कुछ स्लोगन्स उन्होंने लगू बताए, ऊपर से डिसाइड होकर के आए कि ऐसे ये स्लोगन है, और वो स्लोगन उनको गांव में अलग अलग जगहों पर दीवारों के ऊपर पेंट करवाने थे, ताकि लोगों को वो स्लोगन पढ़े तो अवेयरनेस आए। और वो स्लोगन थोड़े से ऐसे थे जिससे चुभ जाए, जिससे देखने पर लगे अटपटा सा लगे, अजीब सा लगे, क्योंकि जब तक चीजें अजीब से नहीं लगेंगी तब तक हम मानते ही नहीं है, सामान्य नॉर्मल सी चीज को ध्यान ही नहीं देते। लेकिन उसी नॉर्मल चीज को जब ऐसा बता दिया जाए तो दिल पे चुभ जाए, तब समझ में आता है। तो वहां पर एक स्लोगन था उस पंचायत वेब सीरीज के अंदर, और वो उन्होंने वहां पर लिखवाया, दो बच्चे मीठी खीर, बाकी डैश डैश डैश। अब मैं बोल नहीं सकता, यहां पर बोलूंगा तो कहेंगे, पंचायत की वेब सीरीज पढ़ देखना, उसमें लिखेगा। ठीक है, दो बच्चे मीठी खीर और उसके बाद बवासीर। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि दो बच्चे हैं तब तक हेल्थ, शरीर भी अच्छा रहेगा, उसके बाद आपके हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी और बच्चों की देखभाल भी नहीं होगी। और उस वेब सीरीज में जब सचिव जी जो थे वहां के सेक्रेटरी, उन्होंने ये स्लोगन दीवार के ऊपर लिखवाया, तो वहां पर गांव के एक व्यक्ति हैं वो निकल करके आए, उनके दो से जो तीन चार बच्चे थे, ठीक है, और दो तीन बच्चे छोटे ही थे जो हाल फिलहाल में ही पैदा हुए थे। उन्होंने ये स्लोगन देखा तो ये क्या सचिव जी, ये क्या लिखवा दिए, आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारा जो ये छुट्टू नन्नू मुन्नू है ये डैश 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 ये बवासीर है, इस तरीके से बोलते हैं, क्या ये वो है? और उसने विद्रोह कर दिया, उसने सब गांव के लोगों को इकट्ठा कर दिया। ये वही व्यक्ति हैं जो जिनके डायलॉग फेमस हो रहे हैं खैनी लगाते हुए, देख रहा है ना विनोद, सचिव जी किस तरीके से प्रधान के पैर तलवे चाट चाट करके आगे बढ़ रहे हैं, उस तरीके से डायलॉग मारते ना, देख रहा है ना विनोद, वो वाले जो मीम्स आजकल चल रहे हैं। और उन्होंने इस चीज को अपनी मर्दानगी पर ले लिया, ठीक है, अपने पुरुष उसके ऊपर ले लिया, अपने ईगो पर ले लिया कि ये कैसे लिख दिया। और उन सब लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया कि अगले इलेक्शन में हम प्रधान जी को वोट नहीं डालेंगे, अगर ये इलेक्शन में खड़े हुए हम वोट डालेंगे नहीं, क्योंकि ये इस तरीके से बोल रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, रूरल लेवल पर, गांव के लेवल पर टफ टास्क हो जाता है इन सारी चीजों को कर। और इसके लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो भी फेस करनी पड़ती हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स भी उनको फेस करनी पड़ती है। लेकिन इसके माध्यम से, इसके थ्रू मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि इस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है कि दो बच्चे रखेंगे तो वो पूरे की पूरे सोसाइटी, आपकी फैमिली, इंडिया के लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरीके के कुछ चेंजेस जो है वो स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट कर सकती है। जैसे रिजर्वेशन 50% कर दिया, है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ जगह पर मैंडेटरी कर दी, कई जगह पर चाइल्ड पॉलिसी लगा दी। इस तरीके की अलग अलग पॉलिसीज बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फ्री है, लेकिन कॉमन चीजें एक जैसी रहेंगी। टेन्योर टर्म जो है 5 साल का ही रहेगा, सारे मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड ही होंगे, ठीक है, जो मिनिमम रिजर्वेशन है वो देना ही देना पड़ेगा, फाइनेंस कमीशन बनाना पड़ेगा, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनेगा ही बनेगा, ठीक, ये सारी की ग्राम सभा बनानी ही पड़ेगी, ये सारी की सारी चीजें जो है वो रहेंगी। लेकिन कुछ वॉलेंटरी प्रोविजन है, इसलिए दैट इज वाई द लॉज रिलेटेड टू पंचायत कैन बी डिफरेंट इन एवरी स्टेट।
तो कुछ चीजें हैं अलग अलग स्टेट में डिफरेंट हो सकती, अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यहां पर तो हम पंचायत की बात कर, लेकिन अर्बन की बात करते हैं, शहरी प्रशासन की बात करते हैं, नगर पालिकाओं की, तो उसका जो हेड होता है ना उसको मेयर बोला जाता है, ठीक है, मेयर बोला जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये बोलता है कि मेयर का इलेक्शन इनडायरेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, स्टेट के ऊपर छोड़ दिया कि अगर स्टेट चाहते तो डायरेक्ट भी करा सकते हैं, लेकिन हम तो ऐसे में बहुत सारे स्टेट्स मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट करा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पंचायत से रिलेटेड भी कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ कानून अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं। तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होना कि यार राजस्थान में तो एजुकेशन है लेकिन किसी और स्टेट में एजुकेशन नहीं है। जैसे रिजर्वेशन के लिए भी बात करता हूं, मैं बताता हूं, रिजर्वेशन की भी बात करें ना, तो रिजर्वेशन किस किस को दिया, गवर्नमेंट ने तो विमेन को दिया, ठीक है, संविधान ने विमेन को दिया, एससी को दिया और एसटी को दिया, इनके लिए मैंडेटरी कर दिया। लेकिन कई सारे स्टेट हैं उनमें आप देखोगे ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलता हुआ। अब आप कहोगे सर आप तो बोल रहे हो कि केवल विमेन को एससी और एसटी को दिया है, लेकिन हमारे स्टेट में तो ओबीसी को भी है। सर आप तो गलत पढ़ाते हो, आपको पता नहीं है, आप जानते तो हो नहीं, है ना। तो वो मैं बताता हूँ क्यों है। भाई हम तो बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो 3 ही लोगों के लिए रिजर्वेशन का है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन वॉलेंटरी प्रोविजन है, जैसे मैंने आपको बताया एजुकेशन और चाइल्ड वाला। तो ऐसे ही ओबीसी के लिए भी ये प्रोविजन है कि भाई अगर स्टेट चाहे, कोई स्टेट अगर उसको लगता है कि उनके स्टेट के अंदर, राज्य में बहुत सारे ओबीसी की पॉपुलेशन है, तो वो उनको रिजर्वेशन देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन सेंटर के लेवल पर नहीं दे रहे हम मैंडेटरी नहीं बना रहे, जिसको देना है वो दे, नहीं देना मत। तो कुछ स्टेट्स जहां पर ओबीसी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, उन्होंने रिजर्वेशन दिया है, सबने नहीं दिया है ना। तो कुछ रूल रेगुलेशन अलग अलग हो सकते हैं, उसको लेकर के कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। इसके पीछे का मेन आइडिया यही है कि द मेन आइडिया बिहाइंड दिस is that the participation of the people in their village system should increase and they should get more and more opportunities to raise their voice। सबको ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन मिले, सबको अपनी आवाज उठाने का मौका मिले, है ना, शासन में भागीदारी करने का मौका मिले, इसलिए ये चीजें की जाती हैं। तो ये है जी ग्राम पंचायत। उम्मीद करता हूँ होपफुली आपको अच्छे से लगा होगा, अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा डिटेल में चीजें मैंने आपको समझा दी, बेसिक से एडवांस तक। तो अब आपसे अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लाइक शेयर करो यार, लाइक शेयर पता नहीं क्यों नहीं करते, ठोको यार लाइक शेयर ठोको, नवजोत सिंह सिद्धू की तरह, अरे चक दे फट्टे नप दे किल्ली, ठोको लाइक, ठोको लाइक गुरु, ठोको लाइक। अनअकैडमी का कोर्स लेते हो तो आप ये कोड अप्लाई करें यार, रेफरल कोड इसको याद कीजिए, रेफरल कोड का नाम है ललित यादव, LYLIVE, LYLIVE। ये रेफरल कोड जादू का कोड है, मैजिकल कोड है, ठीक है। मैजिकल कोड क्या है कि इससे आपको एक तो फीस में डिस्काउंट हो जाता है, सभी टीचर्स की क्लास मिल जाती है, सारे ऑफर्स मिल जाते हैं, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा। पर्सनल गाइडेंस से बड़ी चीज लाइफ में कुछ नहीं है। आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम को पास करने में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कोई रोल प्ले करेगा, वो है टीचर की गाइडेंस, कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है उनको कैसे सुलझाएं, आपका मोटिवेशन डाउन है उसको कैसे करें, कब क्या पढ़े, कितना पढ़े, रेगुलर टीचर का होना जरूरी है। तो वो मैं करता हूं भाई, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने सारे दोस्त जो भी LY लाइव कोर्स से सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एग्जाम पास होने तक गाइड करता हूं, 1-on-1 गाइड करता हूं, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने देता हूं। तो आप अनअकैडमी का अगर कोर्स लेने का प्लान कर रहे हैं, कभी भी प्लान कर रहे हैं, कभी भी लेना चाहते हैं, तो कोड आपके सामने है LYLIVE। जरा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ सारे दोस्त, जो भी मेरा पक्का दोस्त होगा ना, मेरा प्यारा मित्र होगा, वो लिख करके दिखाएगा LY लाइव, और मीम के साथ लिखना, देख रहे हो विनोद, ललित सर का कोड LY लाइव है। ऐसा कोई मीम बना करके भी भेजो मेरे को जरा, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, मैं लगाता हूं उसको, फिर आप स्टेटस पर लगाता हूं, आपके लिए लगाऊंगा मैं आपके उसको, ठीक है। आपसे मिलते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला मेरा टेलीग्राम चैनल है, फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मस्त बिंदास रहिए, पॉजिटिव रहिए, लाइफ में आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, मैं हूं आपके साथ। LY लाइव कोड भूलना नहीं है, लगातार आपको साथ बना रहूंगा, लाइक शेयर जरूर करना है, कमेंट करना है, और आपके लिए इस तरीके से रेगुलर बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्लासेस में लेकर के आता रहूंगा। कोड याद रखिए LYLIVE, LY लाइव रेफरल कोड। अनअकैडमी का कोर्स जब भी लेना हो LY लाइव कोड से ही लेना है,
ठीक है। टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला टेलीग्राम चैनल का नाम है। चलिए, तो आपसे मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद, जय